हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तरह अच्छे चल रही होगी। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ ओल्ड एफआर की मई 21 की आरटीपी। हाँ जी, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आरटीपी मई 21 की है और ये ओल्ड एफआर के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, जैसे कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोगों को आइडिया कि जब भी मैं आरटीपी डिस्कस करता हूं तो मैं क्वेश्चन आंसर तो कराता ही कराता हूं, साथ में मैं कंसेप्ट भी डिस्कस करता हूं उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आरटीपी में कवर है, और साथ में मैं कुछ आसपास के कंसेप्ट भी डिस्कस करता हूं और साथ साथ क्या करता हूं सब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ हल्का फुल्का चेंज करके कि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो आपने ये आंसर देना। मतलब मैं काफी सारी चीजें कवर करता हूं। ठीक, लेकिन क्योंकि अब आपके एग्जाम 5 जुलाई से और आज 2 जुलाई हो गई दोस्त, तो मुश्किल से हमारे पास 2 दिन बचे हुए हैं, तो मैं इस आरटीपी में सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चन के कंसेप्ट और उसी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। आसपास के कंसेप्ट इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, साथ में दोस्त इस अभी तक जितनी भी आपने मेरी आरटीपी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि मैंने हर क्वेश्चन को डिस्कस किया, इरिस्पेक्टिव वो क्वेश्चन उससे पिछली आरटीपी में रहा हो, इरिस्पेक्टिव मैंने उसको किसी और यूट्यूब के किसी और वीडियो में डिस्कस किया हो, किसी और प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया हो। आई मीन टू से सर मैंने हर क्वेश्चन को ऐसे डिस्कस किया साहब जैसे मैं आपको पहली बार करा रहा हूं। लेकिन यहाँ पे बेटा कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं सब जो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन और हमने कहीं ना कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर रखे, तो मैं उन क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम। ठीक, फर्दर जो आरटीपी है साहब इसमें मैं अच्छी खासी स्पीड में बोलने वाला हूं क्योंकि अपने पास बिल्कुल ही टाइम नहीं इस टाइम पे ना। ठीक, लेकिन आरटीपी सर जो है ये इंपॉर्टेंट है एक दो एंगल से। एक तो इस आरटीपी में सर अमेंडमेंट भी है और दूसरा सर क्वेश्चन आंसर है। तो मैं पहले अमेंडमेंट की बात करूं तो इसमें कुछ अमेंडमेंट ऐसी सब जो पुरानी अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने क्या किया इस आरटीपी में डाल दिया। ठीक है, लेकिन मैं यहां पे सर जो एक दो अमेंडमेंट नहीं है उसको डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि एक दो अमेंडमेंट मैं ऑलरेडी किसी और प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर चुका हूं यूट्यूब के, उन सब वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है साहब, सबसे पहले आरटीपी कहती है कि जो सीएसआर का गाइडेंस नोट है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा साहब, ये बात इंस्टीट्यूट ने कहा और वो कह रहे कि हम मई 21 में नहीं पूछेंगे इसको। ठीक है, चलिए सेकंड सर अगर बात करें सर मतलब फर्स्ट पार्ट की, ये तो सर नोट एप्लीकेबिलिटी फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो अमेंडमेंट पार्ट में सबसे पहले सर 24 जुलाई 2020 को एमसी नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें कुछ इंडियास में अमेंडमेंट आई थी। ठीक है, उसमें सर कुछ अमेंडमेंट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, मैं आपको बता दूंगा वो। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं सर मेटेरियलिटी की डेफिनेशन। ठीक, अगर आपको मैं बात करूँ बेटा तो ये डेफिनेशन भी मैं ऑलरेडी न्यू एफआर की जो मैराथन है उसमें जो मैंने इंडियास 1 डिस्कस कर रखा वहां पे अमेंडमेंट कवर करा रखी है, लेकिन आपको ढूंढने में टाइम लग सकता साहब उस पर्टिकुलर बड़ी वीडियो में, इसलिए मैं इस अमेंडमेंट को यहां पे करा देता हूं। देखिए मेरी बात सुना ध्यान से ना, मेटेरियलिटी का हम लोग जनरल मीनिंग क्या समझते हैं साहब, मेटेरियलिटी का मतलब है जो एंड यूजर के डिसीजन पे इंपैक्ट डाले, लेकिन इंडेस 1 ने सर इसको और एलोबरेट कर दिया है। और मैं बता दूं सर ये अमेंडमेंट मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑडिट में मेटेरियलिटी की डेफिनेशन जनरली पूछी जाती है, वो एज पर इंडेस पूछ सकते हैं। तो सर एज पर इंडेस मेटेरियलिटी की डेफिनेशन क्या है, पहले सिंपल लैंग्वेज में बात करें, कोई भी इंफॉर्मेशन सर मेटेरियल है, अगर उसको छुपा लिया जाए, ठीक है, उसको गलत बता दिया जाए, मिसलीडिंग करना मतलब। ठीक है, और तीसरा उसको पूर्णतः रूप से अस्पष्ट रूप से बताना भी सर क्या हो जाएगा। अगर आप, मैं दोबारा बोलता हूं, मेटेरियलिटी का मतलब सब क्या है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मेटेरियल है जिसको छुपा लिया जाए या जिसको गलत तरीके से बताया जाए या जिसको पूर्णतः नहीं बताया जाए, अस्पष्ट रूप से बताया जाए, और इस वजह से सर एंड यूजर के डिसीजन पे इंपैक्ट पड़ता है, तो वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी साहब, मेटेरियल मानी जाएगी। आइए देखिए क्या लिखता है, इंफॉर्मेशन इज मेटेरियल इफ ओमिटिंग छुपा लेना, मिसस्टेटिंग गलत तरीके से बताना, और ऑब्सक्यूरिंग अस्पष्ट रूप से बताना। ठीक है, इट कुड रीजनेबली बाई एक्सपेक्ट टू इन्फ्लुएंस डिसीजन दैट द प्राइमरी यूजर ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक ऑन द बेसिस ऑफ द दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक रिपोर्टिंग एंटिटी। ठीक है, सब ये थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके बाद मैं आपको फिर से एक बार मोटी मोटी तौर पर बता देता हूँ मेटेरियलिटी में क्या साहब, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन साहब जिसको क्या किया हो आपने, छुपा लिया हो, ओमिट। सर हमारे पास ना एक इन्फॉर्मेशन थी हमने बताया नहीं, मिस्टेक गलत तरीके से बता दिया। ऑब्सक्योरिंग सब, ऑब्सक्योरिंग मतलब स्पष्ट रूप से बताना। ऑब्सक्योरिंग का अगर आप टेक्निकल मीनिंग देखोगे ना, इसका मतलब ये होता है कि आपने इस तरीके से बता दिया उस इन्फॉर्मेशन को कि उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने वाले को समझ में ना आया हो, मतलब आपने उसको एक तरीके से ओमिट कर दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद सर बिजनेस कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन में चेंज है, मैं आपको बता देता हूं बेटा, हमने न्यू एफआर की मैराथन डाल रखी है, उसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रखा साहब। ठीक है, आप ये डेफिनेशन वहां से कर सकते हैं। चलिए, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन वहां से हो जाएगा आपका। ठीक, एक सर मैंने अभी अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने इंडेस 115 में लाइसेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्कस किया और साथ में अमेंडमेंट इन इंडेस 116 डिस्कस किया है। उस वीडियो में जो पहला पार्ट है 10 मिनट के आसपास का, वो है साहब हमने डिस्कस किया है अमेंडमेंट इन इंडेस 116। तो आप प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये वहां से कवर कर लेना अपना, उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा। एक तो मैं आपको मैराथन का लिंक दे दूंगा, साथ में इस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद सर इसमें अगर मैं अमेंडमेंट की बात करूं साहब, तो कुछ अमेंडमेंट सर इससे पहले थी,
जो मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डाल चुका हूं, तो मैं यहां पे सर इंडेस 115 का लिंक, इंडेस 116 का लिंक, दो वीडियो के लिंक और मैं स्पेशल यहां पे दे दूंगा। मैं अपने स्टाफ को भी, अभी मेरा स्टाफ भी सुन रहा होगा साथ साथ, तो ये 4-5 चीजों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन आंसर पे। अगर क्वेश्चन आंसर की बात करूं मैं, तो पहले दो क्वेश्चन सर इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल नए ऐड किए और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है साहब, ठीक है। और अगर मैं आपको एक बात बोलूं टेक्निकल है या कॉमन सेंस के हैं, तो वो दोनों क्वेश्चन कॉमन सेंस के हैं। मैं फिर से एक बात बताना चाहता हूं, पिछली बार ना जुलाई में ही मैंने ओल्ड कोर्स के लिए इंडेस 116 की रिकॉर्डिंग अलग की थी, ध्यान देना। न्यू कोर्स के लिए तो मैंने 5 क्लास डाली थी इंडेस 116 की, लेकिन ओल्ड कोर्स के लिए मैंने अराउंड 1 घंटे की वीडियो डाली थी साहब, और उसी में से 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। बड़ी खुशी होती है जब बच्चे फोन करके कहते हैं कि सर हमने आपकी ये वीडियो देखी थी यूट्यूब पे और इसमें से ये क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ गया, ठीक। चलिए बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पहले दो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 1 का ए पार्ट और बी पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो साहब। ये टफ क्वेश्चन नहीं साहब, नए हैं और बिल्कुल कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा एक पैटर्न भी रहता साहब कि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए 30 सेकंड देता हूं, ये सेम पैटर्न मैं आज की वीडियो में फॉलो करूंगा। लेकिन मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको ये टाइम कम लगता है तो एक बार आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके सर क्वेश्चन पढ़ लें, ठीक है। चलिए 30 सेकंड ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। हाँ इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया साहब, अदरवाइज मैं पहले क्या करता था, जैसे ही क्वेश्चन देखता था, जैसे मैंने इंडेस 1 और 10 देखा, तो मैं इंडेस 1 और 10 की कुछ प्यारी प्यारी आपको हल्की फुल्की बातें बताता था, तब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता था। लेकिन इस बार बेटा टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। हाँ अगर क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट ऐसा है कि उसके बगैर आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा तो आई विल एक्सप्लेन इट। 30 सेकंड यहां से स्टार्ट होती है। चलिए अगर मैं इस क्वेश्चन के कंसेप्ट की बात करूं तो 2-3 बातें बड़े ध्यान सुनना। सब पहले ना एक कंपनी एक 1956 होता था, ठीक है, उसमें शेड्यूल 14 होता था डेप्रिसिएशन के लिए, जो ये कहता था कि कोई भी आइटम अगर वो 5,000 रुपए की है तो आप उसे 100% डेप्रिसिएट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा उसमें एक दो चीजें और थी जो डिस्कस करने वाली थी बट आपके लिए रेलिवेंट नहीं, ठीक। बाद में सर शेड्यूल 2 आ गया, ठीक है। और आपका इनकम टैक्स का, सॉरी इनकम टैक्स में कंपनी 2013 में शेड्यूल 2 आ गया डेप्रिसिएशन का, ठीक है। जिसमें 2-3 बातें बोली गई। सबसे पहले उसने सर क्या किया, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट दे दी, और साथ में ये बात बोल दी साहब कि अगर आप ये एसेट की लाइफ चेंज करते हो, जो हमने दे रखी इसके अलावा लाइफ लेते साहब, तो आपको नेसेसरी डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने जो 5,000 वाली बात थी वो खत्म कर दी। हमने आपको क्लास में जब इंडेस 10 कराया साहब, तो हमने एक बात बोली थी कि कोई भी एंटिटी कितने अमाउंट तक की असेट को 100% डेप्रिसिएट करेगी या खर्चा क्लेम करेगी। तो सर हमने ये बोला था कि कोई भी कंपनी सर अपनी पॉलिसी बनाएगी और उसको लगता है कि उसके मेटेरियलिटी लेवल के हिसाब से सिंगल आइटम या एग्रीगेट आइटम एक लेवल तक, ठीक है, अगर एक लेवल तक सर उसके लिए मटेरियल नहीं है तो उसे क्या कर सकती हो, 100% डेप्रिसिएट कर सकती, ठीक। चल ये बात समझ में आ गई, हाँ जी। देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन बिटवीन शेड्यूल 2 एंड AS10। AS10 सिंपल सी बात ये कहता है साहब कि आप एस्टिमेट यूजफुल लाइफ के हिसाब से एसेट को डेप्रिसिएट करेंगे, वो आप एज पर मतलब लीगल ले सकते हैं सर, या आप अपनी पास्ट प्रैक्टिस के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ अगर कंपनी एक्ट और मैं इसकी बात करूँ कंबाइन, तो सर अगर आप लाइफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट अदर देन जो आपके कंपनी एक्ट शेड्यूल 2 में मेंशन है उसके अलावा लेते साहब, तो आपको नेसेसरी डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ, मेटेरियलिटी का मतलब सर यहाँ पे क्या है, जो मैंने मेटेरियलिटी डेफिनेशन अभी पढ़ाई सर वो इंडेस में पढ़ाई थी, ठीक है। मेटेरियलिटी का मतलब बेटा जो इंडिविजुअल के डिसीजन पे इंपैक्ट डाल सके, ठीक है। इंडेस 1 ये कहता सर, AS1 कोई भी आइटम जो है मेटेरियल आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। इमैटेरियल आइटम डिस्क्लोज करने की नीड नहीं, क्योंकि अगर आप इमैटेरियल इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करेंगे तो इन्फॉर्मेशन एंड यूजर के लिए ऑब्सक्योर हो जाएगी साहब, ठीक, अस्पष्ट हो जाएगी साहब, ठीक। चलिए इन बातों को अपने दिमाग में रखें सर, अब ये क्वेश्चन करना आपने, ठीक। ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंगेज इन IT support and management service is operating in India. Its management has decided that all assets having purchase cost below 40,000 should be fully depreciated on the same day and rupees 1 would be carrying just for identification purpose. उसने क्या किया साहब, वो कहता है कि कोई भी एसेट अगर आप 40,000 रुपए तक की खरीदते हो तो आप या तो उसे क्या करो साहब 100% रेट से डेप्रिसिएट कर दो, ठीक है, और 1 रुपए की नॉमिनल वैल्यू पे दिखा दो ताकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर मेंटेन हो जाए साहब, ठीक, मतलब कंट्रोल पर्पज के लिए। The management believe that all assets below 40,000 are immaterial for the entity, ठीक। The actual useful life of the such asset could be more than 2 years, ठीक है, 2 साल से ज्यादा हो सकती है साहब, और 40,000 से वो इमेटेरियल अमाउंट मान के चलता है। वेदर द मैनेजमेंट इज राइट टू फुली डेप्रिसिएट ऑल एसेट बिलो, बिल्कुल सर वो फुली डेप्रिसिएट कर सकता है, या वो एज ए खर्चा भी उसे क्लेम कर सकता है, एंटिटी जैसे चाहिए सर ऐसे कर सकती है, ठीक है। इसका आंसर यस आ जाएगा, हालांकि मैं इसके थ्योरी का आंसर मैं आपको मोटा मोटा पढ़ाऊंगा साहब, ठीक। If yes, then whether a simple disclosure of accounting policy in financial statement will sufficient. यहाँ पे बच्चा पता क्या सोचेगा कि will sufficient है भाई अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना। अब यहाँ बच्चा सोचेगा हाँ सर अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना ही सफिशिएंट है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना सर, इसका आंसर थोड़ा डिप्लोमेटिक बनेगा। देखिए
अगर आपने किसी भी असेट पे 40,000 रुपए तक का खर्चा कर दिया सर, और आप उसे पी&एल अकाउंट में चार्ज करना चाहते, कर सकते हैं। आप उसे 100% डेप्रिसिएट करना चाहते, कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वो मटेरियल नहीं है। और मैं बता दूं साहब, इन AS1 ये कहता है सर आपको मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। मटेरियल का अमाउंट कितना क्वांटम हुआ साहब, कितना आइडेंटिफाई वो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, मटेरियल आइटम आपको डिस्क्लोज करनी है। तो सर यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। अगर आप कहते हैं सर मैं इसको डिस्क्लोज कर दूं, आप पॉलिसी बना के डिस्क्लोज कर सकते हैं, हम इतने अमाउंट को राइट ऑफ करते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर वो अमाउंट मटेरियल है तो आपको डिस्क्लोज करने की नीड ही नहीं है। अब बात समझ रहे हो? AS10 कहता है साहब कि अगर आप एक स्पेसिफाई अमाउंट को क्या करो, डिस्क्लोज कर दो। लेकिन AS1 क्या कहता है साहब, अगर मटेरियल नहीं तो आप इसको क्या करो, डिस्क्लोज करने की नीड नहीं। अगर आपके हिसाब से ये मटेरियल है, अगर आपके हिसाब से मटेरियल है साहब, फिर आप इसे 100% डेप्रिसिएट नहीं कर सकते। मैं एक काम करते दोनों आंसर पढ़ाता हूं आपको ना। ये बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर ये क्या दे रखा है इन्होंने ना, बिल्कुल ठीक लिखा होगा। देखिए अच्छा खासा टाइम लगाएंगे इस क्वेश्चन पर ना। फ्रॉम द फैक्ट गिवन इन द क्वेश्चन इट इज अपॉइंट that the asset costing rupees 40,000 or below is not material for the entity, hence management is right। वो कर सकता है साहब, या वो सर क्या कर सकता है, खर्चा इमीडिएटली राइट ऑफ कर सकता है, फुल डेप्रिसिएट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पढ़िए तो आप इन लाइनों को बड़े ध्यान से मेरे साथ साथ एक एक लाइन टिक, एक वर्ड टिक कराऊंगा आपको मैं। पैराग्राफ 17 ऑफ AS1, ठीक है। डिफाइन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम द नॉलेज ऑफ विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियलिटी लेवल इज नॉट रिक्वायर्ड। भाई कितने अमाउंट को आपने मटेरियल माना, ये रिक्वायर्ड नहीं है। कितने क्वांटिटी को, कितने क्वांटम को माना साहब, वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। ए डिस्क्लोजर ऑफ इमटेरियल आइटम ऑफ सिक्योर द इन्फॉर्मेशन, मटेरियल इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, अगर आप सर अननेसेसरी चीजें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भर दोगे, तो जो बंदा सर मटेरियलिटी के हिसाब से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा होगा सर, उसके लिए तो सिक्योर होगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। However, if the management feels that making the disclosure would make the financial statement understandable, say that asset costing 40,000 or below is material on an aggregate basis, in such a case the management cannot depreciate those assets fully on the same day। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर ये इन्फॉर्मेशन मटेरियल होगी साहब, आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन देना मटेरियल है, तो सर इस केस में आप क्या करेंगे, फिर फुली डेप्रिसिएट नहीं करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, इफ नो, अगर वो ऐसा नहीं करता, डिस्क्लोज नहीं करता, देन कैन मैनेजमेंट डिसाइड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम वन मेंशन्ड इन शेड्यूल 2। बिल्कुल सर वो डिफरेंट हो सकती है, आपके पास्ट ट्रेंड के बेस पे हो सकती है साहब, ठीक है। बस आपको क्या करना साहब, AS10 को देखना, और AS10 ये कहता साहब कि आपके मैनेजमेंट को जज करना साहब, वो अगर डिफरेंट लाइफ देता है वो कर सकता है, ठीक है। इफ यस वेदर इट इज परमिसिबल टू डिसाइड यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल एसेट। ओ माय गॉड, क्या परमिसिबल है ये यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल एसेट? एक तो ये कह रहा है ऑल एसेट के लिए, ठीक है, बिलो ए थ्रेशोल्ड अमाउंट, और इट शुड बी डन ओनली विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट। ओके, आप मेरी बात को सुनेंगे, बड़ी प्यारी सी बात बोलता हूं। क्वेश्चन ने आपसे पूछा साहब कि जो आप ये 100% डेप्रिसिएट वगैरह का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्या ये सब असेट के लिए या एक क्लास ऑफ असेट के लिए रेलिवेंट है? मैं इससे पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं। सर आप लोगों ने पढ़ा होगा एक रिवॉल्यूशन मॉडल और एक कॉस्ट मॉडल। हाँ सर, हमने बिल्कुल पढ़ रखा। AS10 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम सब्सिक्वेंटली आइदर कैन शो एट कॉस्ट मॉडल और रिवॉल्यूशन मॉडल। कैसे करते साहब आप, एंटिटी वाइज, असेट वाइज, या क्लास ऑफ असेट वाइज? सर हम क्लास ऑफ असेट वाइज करते हैं। और क्लास ऑफ असेट का मतलब पता क्या होता है? क्लास ऑफ असेट का मतलब होता है साहब जिसका सिमिलर यूज एंड नेचर हो। असेट का यूज सर सेम टाइप का हो और उसकी नेचर सेम टाइप की हो। बिल्कुल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यही बात हमने सिखा रखी साहब, ठीक है। लेकिन डेप्रिसिएशन जो लगता है साहब वो इंडिविजुअल असेट का लगता है। और अरे मेरे भाई, असेट का भी क्या, असेट के कंपोनेंट का डेप्रिसिएशन लगता है। तो यहां पे इसने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या ये परमिसिबल ऑल असेट के लिए? ना तो ये ऑल असेट के लिए आएगा, ना पर्टिकुलर क्लास ऑफ असेट के लिए आएगा, बल्कि ये सिंगल असेट के लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा, जजमेंट करनी पड़ेगी साहब, ठीक है। हाँ, अगर आपकी पॉलिसी सर ये बन जाती है कि हम 40,000 रुपए से कम हर असेट को ही क्या करेंगे, डेप्रिसिएट करेंगे, प्रोवाइडेड वो मेटेरियलिटी वाला कंसेप्ट देख लेना साहब एक बार आप, ठीक है। तो उस केस में सर आप सिंगल असेट सर किसी भी कैटेगरी के डेप्रिसिएट कर देंगे, ठीक। चलिए मैं इसका भी आंसर एक बार आपको पढ़ा देता हूं। इससे अगला क्वेश्चन और मस्त है, और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू दे रखे साहब इन्होंने ना। डिटरमाइनिंग यूजफुल लाइफ प्योरली बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एसेट हैविंग लेस देन द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड इज नॉट एप्रोप्रिएट एंड नॉट परमिसिबल। सर कैटेगरी वाइज नहीं हो सकता, देखिए लास्ट में। Also useful life is required to be determined for each asset separately and not based upon the overall class of asset, ठीक। It must be noted that useful life is specific to the asset and not to the class of asset. Therefore, a company can have a different useful life of the asset of the same class, ठीक है। Can have a different useful life of the asset in the same class। वो पता क्या करा, असेट वाइज होता है, एक ही क्लास में अगर 4 असेट है तो वो डिफरेंट मेथड कर सकता साहब वो, ठीक है। चलिए डिफरेंट यूजफुल लाइफ ले सकता है, देखिए ना। देयरफॉर ए कंपनी कैन हैव ए डिफरेंट यूजफुल लाइफ फॉर असेट इन द सेम क्लास। सेकंड क्वेश्चन बेटा एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और इस तरह की प्रॉब्लम प्रैक्टिस में भी आती है,
तो आपकी मदद मांगी गई है साहब, आप क्वेश्चन ए के बी को कम से कम 1 मिनट के लिए पढ़िए। वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन। पढ़िए बेटा जल्दी से। बेटा मेरे साथ साथ ना क्वेश्चन आराम से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन अगर अच्छे समझ में आ गया आपको तो हम आंसर भी साथ साथ बना सकते हैं। देखिए, एक कंपनी एक्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 1956 इन 10, ठीक है, उस टाइम बेटा कंपनी एक्ट 1956 काम करता था, फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ रियल इस्टेट डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसने रियल इस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया सर। रियल एस्टेट में बेसिकली वो क्या करेगा साहब, लैंड खरीदेगा, उसके ऊपर फ्लैट वगैरह डेवलप करेगा, या तो प्लॉट वाइज या फ्लैट वाइज क्या करेगा सब सेल करेगा, ठीक है। इस तरह काम होता है सब जनरली। इट एंटर्ड इन एग्रीमेंट फॉर परचेज ऑफ लैंड फॉर डेवलपिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन द स्टेट एंड पेड एडवांस वर्थ रुपीज 3.5 करोड़। उसने 3.5 करोड़ रुपए का एडवांस दे दिया साहब लैंड के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसकी जनरली एंट्री क्या आती है बेटा, अगेंस्ट एडवांस अगेंस्ट लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक। The company was not able to execute conveyance deed for those land in the name of the company and was also refused permission for initiating development activity in the state, ठीक है। सर ना तो वो डीड वगैरह के लिए कन्वेंस कर पाई साहब, और ना ही सर उसको परमिशन मिली, ठीक है, डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए। सिंस देन देयर इज नो अदर एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कंपनी नाइदर ऑन द सेड लैंड नॉर एनीवेयर एल्स। और उसके बाद सर कंपनी ने कोई भी काम नहीं किया। द कंपनी हैज नॉट प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंस। यहां से लेके यहां तक आप मेरी बात को बड़े ध्यान सुनेंगे। P&L अकाउंट बनाना मैंडेटरी है, चाहे आपके सर खर्चे या इनकम उसमें जीरो क्यों ना हो, ठीक है। मैं वैसे बता रहा हूं सब, लेकिन आपको P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। कंसिडरिंग दैट द बिजनेस एक्टिविटी नेवर कमेंस्ड एंड देयरफॉर कैपिटलाइज द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 35,000। आप मेरी बात को सुनना, क्या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सर। एज पर AS 26 का जो पैरा 56 है वो ये कहता है साहब कि अगर आप कोई भी खर्चा ऐसा करते साहब जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट भी देता हो, लेकिन अगर वो असेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाता साहब, तो आप उसे इमीडिएटली P&L अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सर, तो आपने क्या किया, उन्होंने 35,000 का कैपिटलाइज ये कर दिया, गलत कर दिया सर। AS 26 के उन्हें P&L में जाना चाहिए था। जर्नल एक्सपेंसेस 2.5 लाख के, सच एज बुक कीपिंग, ऑडिटिंग, लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है, एंड इंटरेस्ट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ एज प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस इनकर ड्यूरिंग दिस 10 ईयर्स अंडर द हेड इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। भाई साहब ने पता क्या किया, उसने ये सारी चीजें वर्क इन प्रोग्रेस में डाल दी। क्या क्या, मैं एक बार इसको दोबारा बताता हूँ क्या कर लिया उसने। एक तो उसने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ले लिया, दूसरा उसने सर क्या किया, जर्नल एक्सपेंसेस ले लिया, और तीसरा उसने क्या किया सर, इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह ले ली, ठीक है। द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इज रिप्रोड्यूस फॉर योर रेफरेंस। तो ये उन्होंने एक्सट्रैक्ट बना दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को आगे नहीं पढ़ रहा, ठीक, मैं यहीं पे आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले सर, अगर अब आप P&L अकाउंट बनाते हैं तो आपका जो खर्चा सर, आपका ये WIP में पड़ा है, ये P&L अकाउंट में जाना अब चाहिए या पहले जाना चाहिए? सर ये खर्चा तो पहले ही चला जाना चाहिए था, ठीक है। जैसे मान लो मैं अभी आगे खर्चे की बात करूँगा, पहले प्रिलिमिनरी की बात करता हूँ, तो ये आपके लिए प्रायर पीरियड आइटम बन जाएगा करंट ईयर में, एक बात। दूसरी बात सर, मैंने AS 26 का रेफरेंस दे दिया, ये अमाउंट सर आपका P&L अकाउंट में जाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि आपने उस साल P&L अकाउंट में नहीं भेजा, इसलिए आपका इस साल प्रायर पीरियड आइटम में चला जाएगा, ठीक। आगे AS2 क्या कहता है साहब, AS2 ये कहता है कि जब भी आप इन्वेंट्री की वैल्यू करेंगे, कॉस्ट और एनआरवी चार्ज लोअर पे वैल्यू करेंगे, हाँ। और कॉस्ट कैसे निकालते हैं साहब, हम कॉस्ट निकालते हैं, अगर कॉस्ट की बात करें तो हम लोग कॉस्ट कैसे निकालते हैं साहब, कॉस्ट हम निकालते हैं वो सारे के सारे खर्चे जो इन्वेंट्री को उसके प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए सर खर्च किए जाते हैं, वो सारे के सारे खर्चे बच्चे आप क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट में। लेकिन उसके अंदर कभी भी एबनॉर्मल लॉस नहीं आता, उसके अंदर सर जनरल एंड एडमिन ओवरहेड नहीं आता साहब, उसके अंदर सर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आता अगर वो क्वालिफाई असेट नहीं है, उसके अंदर सर आपका कोई भी शॉर्टेज वगैरह है वो सब नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर यहाँ पे है नहीं, वो सब नहीं आता साहब। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सर जो प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसने यही तो बोला साहब कि बुक कीपिंग है आपका, ठीक है, आपके लीगल एक्सपेंसेस है, तो सर ये सारे के सारे आपकी इन्वेंट्री में नहीं आएंगे। तो आपकी कोट सर क्या हो जाएगी, कुछ खर्चे जो इसमें से आपको लगता है कि सर वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है, वो आप सिर्फ कैपिटलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसका भी कंपैरिजन किससे करेंगे आप, एनआरवी से। और अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे साहब, तो अभी कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है, आपका माल बिकने की कंडीशन में है नहीं, तो आपकी एनआरवी तो जीरो होगी, तो इन्वेंट्री भी जीरो भी दिखाएंगे आप, ठीक है। और जो इन्वेंट्री को चार्ज करेंगे साहब आप,
इन्वेंट्री में मान लो इसमें से कुछ खर्चे आपने कैपिटलाइज कर दिए वो अलाउेबल है, सब बुक कीपिंग वगैरह नहीं है, ध्यान देना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह नहीं है, तो वो सब खर्चे तो सर इसमें नहीं आएंगे। और इसके अलावा अगर कोई खर्चे कैपिटलाइज हो भी जाते सब, तो एनआरवी जीरो होने की वजह से सर वो इन्वेंट्री आप जीरो दिखाएंगे और वो सारे खर्चे आपको पीएनएल अकाउंट में डालने पड़ेंगे, और वो पीएनएल अकाउंट में सर हर साल डालने थे, इसलिए सारे सारे क्या हो जाएंगे, प्राइवेट आइटम बन जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। Now for the financial year 2021, the new auditor are of the opinion that the company shall prepare the statement of P&L account. भाई साहब ऑडिटर बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक है, आपको अल्टीमेट तो बनाना पड़ेगा, बल्कि तब से बनाना था आपको ना। Whether the company is right not preparing its P&L account for the these so many years, whether the company should prepare its P&L account for financial year, बिल्कुल बनाना चाहिए। सर यहाँ पे कंपनी गलत है, उसने नहीं बनाई, ठीक, ये हम आंसर दे देंगे। What should be the accounting for preliminary expenses capitalized earlier? सर ये आएगा P&L अकाउंट में एज ए प्राइवेट आइटम। What should be the accounting for pre-operative expenses capitalized earlier? सर ये pre-operating expenses सर आपके P&L अकाउंट में चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट में सर ये नहीं आएंगे, ठीक है, जब तक कि कोई खर्चा डायरेक्ट ना हो। हाउ द अबव आइटम एंड इन्वेंट्री टू बी अपीड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट? सर इन्वेंट्री की वैल्यू नील हो जाएगी क्योंकि एनआरवी नील है, बाकी सारे खर्चे सर ये P&L अकाउंट में चार्ज हो जाएंगे। इसी साल करेंगे क्योंकि सर पुराने हम लोग रीस्टेट तो करने सर, ठीक है, हालांकि इंडेस में अगर ये होता है इंडेस 60 में तो आपको रीस्टेट करना पड़ता। अब तो हम उठा के क्या करेंगे सर, ये सारे के सारे खर्चे उठा के कहाँ डाल देंगे सर, P&L अकाउंट में एज ए प्राइवेट आइटम, ठीक है। बेटा मैं मोटा मोटा इसका आंसर पढ़ा देता हूँ आपको, जल्दी आइए मेरे साथ साथ में। इसके बाद का एक क्वेश्चन और है AS 10 का, अच्छा क्वेश्चन बेटा, बाकी बच्चों वाले क्वेश्चन बिल्कुल सारे सारे। देखिए कंपनी राइट नहीं है, कंपनी को मस्ट प्रिपेयर P&L अकाउंट, ठीक है। इंटेंजिबल सेट सर आप खर्चा P&L अकाउंट में डाल देंगे, पढ़ लेना इसको। लो साहब ये सब AS 2 की बात कर रहा साहब, वो ये बेटा आई थिंक ये रहा साहब, प्राइवेट आइटम आना चाहिए बेटा, इसमें से फोर्थ देख लेना कौन सा बनेगा। इसने 3 और 4 को कंबाइन कर दिया आंसर को, ठीक है ना। हाँ जी, इसने 3 और 4 के आंसर को कंबाइन कर दिया, तो बेटा अगर आप इसको पढ़ोगे तो यही कह रहा है कि P&L अकाउंट में खर्चे जाने चाहिए आपके, और जो इन्वेंट्री है सर वो आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है, और जो कॉस्ट है वो नील हो जाएगी, एक्सपेंस P&L अकाउंट में आएगा एज ए प्राइवेट आइटम, और किसी ने कहीं मेंशन कर रखा है, ये रहा प्राइवेट आइटम, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बेटा वो AS 3 का है, बस 1-2 सेकंड ले लीजिए, हम शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, क्वेश्चन के साथ आंसर रख लेना, मैं बोलता रहूंगा, टिक करते रहना, ठीक है। नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनडायरेक्ट मेथड आ गया साहब। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इशू प्रेफरेंस शेयर प्लस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोन रेस्ट प्लस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। बेटा अगर इन्वेंट्री में डिक्रीज हुआ, इसका हिंदी मतलब पता क्या होता है कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम P&L अकाउंट का ये बैलेंस लेके चलते हैं, इस बैलेंस में सर जो ओपनिंग इन्वेंट्री है और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसका इंपैक्ट आया होगा, ठीक है, इसका इंपैक्ट आया होगा। तो अगर मेरी इन्वेंट्री डिक्रीज है तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन मेरा रियल में कैश नहीं, उल्टा बोल गया मैं, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ना मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री का है, ये मान लो 50,000 है, ये मान लो 38,000 है, तो मैंने क्या किया होगा साहब, इसमें जो इंपैक्ट लिया होगा वो 12,000 कम से लिया होगा, लेकिन रियल में मेरा कैश कम थोड़ा हुआ होगा, तो मैं क्या करूँगा सर, ऐड कर दूंगा इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। परचेज सर ये आ जाएगा माइनस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, बेटा ट्रेड पेबल का डिक्रीज है, मतलब आपने जो परचेज का इफेक्ट ले रखा होगा P&L में, आपने पेमेंट ज़्यादा कर दी होगी, माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इंक्रीज इन ट्रेड रेसेबल, सर जो आपने सेल का इंपैक्ट लिया होगा, कंपेरेटिवली पैसे आपके कम आएंगे, माइनस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्सचेंज गेन माइनस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट ऑन सेल माइनस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर माइनस फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड माइनस फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बच्चा कहता है सर ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर एनी काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशन। अगर ये प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट से दे रखा होता तो सर हम डिविडेंड पेड को ऑपरेटिंग में ऐड करते और फाइनेंसिंग में माइनस करते, ठीक है। इंटरेस्ट पेड माइनस फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। A private limited is following IGAAP as a financial reporting framework. It is following POCM method for calculation of gratuity liability. परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड तो सर AS 7 में होता है बेटा, ये PUCM मेथड होगा, चेक कर लेना एक बार आप इसको ना। इट हैज़ फंडेड ग्रेजुएटी प्लान एंड एज पर एक्चुअल वैल्यूएशन ऑन 31 मार्च 2, नेट लाइबिलिटी कम्स टू कितने, 70 लाख से, जिसमें सर एक्चुअली ने बाइफिकेट कर दिया 30 लाख करंट और बाकी क्या है नॉन करंट है सब आपकी, ठीक। मतलब वो ये कह रहा है साहब कि जब आपने बैलेंस शीट बनाई ना 31 मार्च 20 की, तो यहाँ पे सर आपकी जो नॉन करंट लाइबिलिटी थी वो 40 लाख आई है और करंट लाइबिलिटी सर आपकी 30 लाख आई, ठीक। चलिए द कंपनी हैज रेमिटेड, रेमिटेड का मतलब पेमेंट करना, कैश देना, ठीक है।
एंटायर लायबिलिटी ऑफ 70 लाख टू दी ग्रेजुएटी फंड एज ऑन 30 जून। ओके, अब मेरी बात सुनिए, वो क्या कहना चाह रहा था। आपने सारा का सारा पैसा 30 जून को दे दिया। सर कोई भी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी तब होती है सर जब उसकी ड्यू डेट जो होती है अगली डेट, मतलब उसकी जो ड्यू डेट होती है साहब आपकी बैलेंस शीट डेट से लेके 12 महीने के अंदर होती है। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होता है साहब। और सर इसके अंदर एक ऑपरेटिंग साइकिल वाला पीरियड होता है, ठीक है, वो सब शेड्यूल 3 में आपने देख रखा होगा। मैं आसपास की बातें आज बेटा ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ जी, तो अगर आपने यहाँ पे कर दिया और आपके साथ तो सर ये नॉन करंट थी, तो क्या इसे करंट मान लेंगे? बिल्कुल भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा दोस्त। इट्स नॉट एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि कोई भी कंटीजेंसी या कंडीशन एग्जिस्ट थी नहीं बैलेंस शीट डेट पे, ठीक। Whether non-current like gratuity of 40 lakh which was paid within 12 months from the reporting date shall be disclosed as non-current or to be disclosed as a current। सर हम लोग नॉन करंट ही डिस्क्लोज करेंगे। इट इज एज्यूम दैट ऑपरेटिंग साइकिल सर नॉट मोर देन 12 मंथ, ठीक है, वो सब उसने बता रखा है। अब बताइए सर, और अप्रूवल जो है अभी तक नहीं हुआ, तो सर ये नॉन एडजस्टेबल आइटम है, ये नॉन करंट ही रहेगा। आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम पहुंच गए यहाँ पे, देखिए नॉन करंट ही रहेगा सब, ठीक। बाकी आप पढ़ लेना बेटा। नेक्स्ट थर्ड का ये पढ़िए बेटा जल्दी से। ये AS7 का क्वेश्चन है और ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आ सकता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है इंस्टीट्यूट ना। चलिए, कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड हैव रिकॉग्नाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ए कॉन्ट्रैक्ट अवार्डेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2021, ठीक है। उसको 2021 में सर एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ, उसकी वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहता है, ठीक है। The target date of the completion is 5 year. The contract provide for incentive for earlier completion at the rate of 1000 per day subject to a maximum of 3 lakh। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पहले कंप्लीट कर लेते तो आपको 1000 रुपये पर डे मिलेंगे, ठीक है। The company has included this amount in the contract revenue in the first year of the contract on the ground that based on the previous experience in the similar contract, it is confident of the completing the contract in 4 years। सर वो कह रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्योंकि 4 साल में कंप्लीट कर लेगा, उसके पास 5 साल का टारगेट है, तो 1000 रुपये अगर वो डेली के बचाएगा तो 3,65,000 रुपये बचा लेगा, इंसेंटिव के ले लेगा। लेकिन मैक्सिमम इंसेंटिव सर उसको कितना मिलेगा? 3 लाख मिलेगा, तो 3 लाख रिवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहता है। सबसे पहले सर देखिए AS7 ये कहता है कि अगर आपको कोई भी इंसेंटिव है तो आप उसे तब रिकॉर्ड करेंगे जब 2 कंडीशन पूरी हो जाए। सबसे पहले कंडीशन वो कहता है साहब कि कॉन्ट्रैक्ट ना इस एडवांस लेवल पे पहुंच गया है जहां पे सर आपको लगने लग गया कि आपकी परफॉर्मेंस सर एक्सपेक्ट है और आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मैं इस पे थोड़ा टेक्निकली भी मतलब और सिंपल भाषा में बात भी करूंगा। सेकंड सर, आपको सर लगता है कि जो अमाउंट है सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन और वो अमाउंट मेजर हो जाएगा। देखिए मैं दोबारा बोलता हूं, इंसेंटिव कब रिकॉर्ड करना चाहिए? जब आपका कॉन्ट्रैक्ट सर एक एडवांस स्टेज पे पहुंच गया जहां पे सर ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि अब आपको ये इंसेंटिव मिलना ही मिलना है, और सेकंड ये अमाउंट डिटरमाइनेबल हो और सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन हो, ठीक। लेकिन सर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट आज लेते हो और आपको लगता है कि पास्ट ट्रेंड के बेस पर आप 4 साल में अचीव कर लोगे, देखिए हर कॉन्ट्रैक्ट ना एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन और टाइमिंग अलग होता है। इसलिए A7 ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का इंसेंटिव जो है, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू तो एक सर एक प्राइस हो गया, वो तो आप रिकॉर्ड कर ही लोगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो आप जनरली डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर सर मैं AS7 की बात करूं सर, तो वो ये कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंसेंटिव जो है आप पास्ट ट्रेंड के बेस पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जो पास्ट में हुआ साहब वो तो हर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसलिए रेस्ट्रिक्शन लगा दी, पास्ट ट्रेंड के बेस पर नहीं कर सकते, एडवांस बेस पे कर सकते हैं। एडवांस बेस को सर जनरली स्पेसिफाई नहीं कर रखा, लेकिन प्राइमा फेस सर जब आपका कॉन्ट्रैक्ट में 80-90% कंप्लीट हो जाता है ना, एक स्टेज ऑफ कंप्लीशन दिखने लग जाती है, तब और अगर आपको लगता है इंसेंटिव मिलेगा तब जनरली आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर आप इंसेंटिव रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये सारी बातें आंसर में लिखी होगी, मैं आपको मोटी मोटी 2-3 इंपॉर्टेंट लाइनें इसमें से टिक करा देता हूँ। देखिए, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इज नॉट द क्राइटेरिया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इज सफिशिएंटली एडवांस्ड दैट इट इज प्रोबेबल दैट द स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड विल बी मेट और एक्सीडेड। सिंपल लैंग्वेज में बात करें जब 80-90% काम हो जाता है जनरली, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंसेंटिव पेमेंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो आप सर अप्रोप्रिएट है, इंसेंटिव रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन AS9 का क्वेश्चन है। AS7 और AS9 बेटा देखने में आसान लगता है लेकिन क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनते हैं इनके ना, तो 20 सेकंड ले लीजिए, जल्दी से कीजिए साहब। देखिए, अगर आपके पास असेट रेडी है और बायर मना करता है असेट को उठाने से, कभी कभी क्या होता है सर, बायर के पास पोजीशन ऐसी होती है कि वो आपका माल नहीं उठा पाता, तो उस केस में क्या आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करनी चाहिए? सर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। AS9 ने बोला अगर 4 कंडीशन पूरी होती है ना तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले सर इन्वेंट्री इन हैंड हो, आइडेंटिफाइड हो। आइडेंटिफाइड का मतलब जैसे मान लो मैं AC बेच रहा हूं, मैं कहता हूं ये वाला AC अब हमने डिलीवर करना उसको, ठीक है। तीसरा सर माल रेडी फॉर डिलीवरी हो, ठीक। और चौथा सर जो रिक्वेस्ट आई हो ना वो बायर की तरफ से आई हो, ठीक, उस केस में रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ गौतम लिमिटेड सीक योर एडवाइस
in the finalization of financial statement for the year ended 31st March 21, on the review of the financial statement, it is noticed that sale of good costing 54,000 with a profit margin of 10% on selling price is included in the inventory as delivery of goods was postponed at the buyer request. Oh my god, वो कह रहा 54,000 रुपये का माल था सब, सेल प्राइस 10% प्रॉफिट है, तो अगर सेल 10 है तो प्रॉफिट सेल 100 है तो प्रॉफिट 10 है, तो कॉस्ट मेरी 90 आ गई। अगर ये कॉस्ट 90% है तो मैं 60,000 की रिवेन्यू रिकॉर्ड करूं या इन्वेंट्री दिखाऊं, देखते हैं। Advise the company on the change to affect in the draft financial statement. Give reason for your support advice. There is no necessity to discuss disclosure requirement. तो आप ये बोलेंगे साहब एक तो बायर की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, फर्दर आपको 3 कंडीशन और पूरी करनी, कौन कौन सी? असेट मस्ट बी इन हैंड, आइडेंटिफाइड एंड रेडी फॉर डिलीवरी। अगर ये सब है साहब तो आप रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर जो जो चीजें मैंने बोली, मतलब आप ये बोलेंगे कि जो जो ये कंडीशन अगर ये पूरी होती है तो सर आपको रिवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए 60,000 रुपये से, ना कि आपको इन्वेंट्री दिखानी चाहिए। इन्वेंट्री से 54,000 से कम कर देंगे और साथ में से ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्ड कर देंगे। आइए मैं इसका आंसर एक बार गो थ्रू करा देता हूँ साहब। चलिए बेटा जल्दी से। Revenue should not be recognized notwithstanding that physical delivery has not been completed so long there is very expectation that delivery will be made। ठीक, ये देखिए आइटम मस्ट बी इन हैंड, आइडेंटिफाइड एंड रेडी फॉर डिलीवरी। तो सर आप 60,000 की एक रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, डेटर आ जाएगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो AS10 का क्वेश्चन है और ये इन्होंने पता क्या क्या न्यू कोर्स के RTP में पूछा है, क्लास ऑफ असेट आइडेंटिफाई करने हैं आपने ना। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दूंगा लेकिन एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए उन्होंने पूछा सब क्लास ऑफ बताइए ऑप्शन से कितनी क्लास ऑफ असेट दिखाएंगे। सब आपको आइडिया होगा क्लास ऑफ असेट होती क्या। देखिए कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल सर क्लास ऑफ असेट पे लगता है, वो देख अपने आप में अलग पॉइंट हो गया, लेकिन क्लास ऑफ असेट होती क्या सब? कोई भी ऐसी एसेट साहब जिसकी नेचर और यूज सेम होता है साहब, सिमिलर होता है, वो एक क्लास ऑफ एसेट मानी जाती है। सर हम समझ गए, कोई भी ऐसी एसेट सर जिसकी नेचर और यूज सिमिलर होता है सर, वो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास ऑफ एसेट बोलते हैं। तो आपने क्या करना सर, सिमिलर नेचर और यूज देखना और उसके बाद क्लास ऑफ एसेट आइडेंटिफाई करनी है। 10-20 सेकंड ले लीजिए, जल्दी क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी पढ़िए बेटा। आइए देखिए क्या लिखता है वो, एन एंटिटी हैज द फॉलोइंग आइटम ऑफ पीपी एंड इक्विपमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी है, आराम से पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके लिए नया क्वेश्चन है, हालांकि न्यू कोर्स वाले बच्चे के लिए ज्यादा नया नहीं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं। आपने भी क्वेश्चन डिस्कस किया होगा ऐसा ना, जो आपका रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर है, पूछता ना वो क्वेश्चन, जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर है। हाँ जी सर, याद आ गया हमें। तो बेटा उसी तरीके से थोड़ा सा एलोबरेट करके पूछ ले। देखिए प्रॉपर्टी है ए वैकेंट लैंड ऑफ लैंड ऑन विच इट इंटेंड टू कंस्ट्रक्ट इट्स न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। तो सर ये वैकेंट लैंड है, ठीक है, ये एक कैटेगरी होगी। अगर दूसरी एसेट कोई ऐसी मिल गई तो इसी कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है, इसी क्लास में। प्रॉपर्टी भी ए प्लॉट ऑफ लैंड दैट इट ऑपरेट एज ए लैंडफिल साइट। सर इसका लैंडफिल साइट का काम होता है, तो ये बिल्कुल अलग क्लास होगी। प्रॉपर्टी सी ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच इट्स एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर आर बिल्ट। ये सर लैंड विद बिल्डिंग होगी, ये विदाउट बिल्डिंग होगी, तो 3 क्लास ऑफ एसेट बन गई। हाँ, प्रॉपर्टी डी ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच इट्स डायरेक्ट सेल ऑफिस इज बिल्ट। ठीक है, अगर सर सेल ऑफिस बिल्ट है और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्ट है तो सर आप प्राइमा फेसी से एक मान सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलते साहब इसका यूज अलग है या इसकी नेचर अलग है, जनरली सर नेचर और यूज एक ही होता है, चाहे वो सेल ऑफिस हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो। ठीक है, हाँ, लेकिन फर्नीचर और फिक्सचर जो होते हैं ना, आप मेरी बात समझना, मेरा ऑफिस की बिल्डिंग है और एक मेरी क्लासरूम की बिल्डिंग है, जनरली सेम ही है साहब। मेरे क्लासरूम में कुर्सियां रखी हैं और मेरे ऑफिस में कुर्सियां रखी साहब, तो उसका यूज अलग है, क्योंकि जो मेरी ऑफिस वाली कुर्सी सर वो मेरे स्टाफ के लिए, वो एडमिन यूज के लिए। सर हो सकता है कि जो स्टाफ की सिटिंग कैपेसिटी है या स्टाफ जो काम करता है, जो यूज करने का तरीका सर वो अलग है। और जो बच्चे बैठते हैं सर, क्योंकि क्लास पूरे दिन नहीं चलती, वो जमाना चला गया फेस टू फेस की पूरे दिन क्लास चलती थी, ठीक है, आज के हिसाब से बता रहा हूँ। तो क्लास में सर बेटा वहां पे क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक, चलिए फर्नीचर के लिए बोला मैंने, लेकिन बिल्डिंग के लिए अगर मैं बोलूँ सर, तो चाहे मेरी ऑफिस की बिल्डिंग है या क्लासरूम की बिल्डिंग है, ऑलमोस्ट सेम ही है साहब। ठीक है, तो यहाँ पे सर आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। आप अगर इसका नेचर और यूज अलग है तो सेपरेट मान सकते हैं। ई एंड E10 10 सेपरेट रिटेल आउटलेट द लैंड ऑन विच दे आर बिल्ट। सर रिटेल आउटलेट है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आपका जो आंसर बनेगा ये बनेगा कि ये तीनों या तो आप एक में दिखा सकते हैं, अगर आपको लगता है, ये ऊपर वाला नहीं सॉरी, अगर आपको लगता है 1 2 और 3 ये तीनों के तीनों डिफरेंट है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट भी दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए इक्विपमेंट ए,
मैं अभी यहाँ पे कंबाइन करके दिखा रहा हूँ, सेपरेट भी दिखा सकते हैं साहब। आप इसका डिप्लोमेटिक आंसर दे देना इस वाले पार्ट का। इक्विपमेंट ए कंप्यूटर सिस्टम एट इट्स हेडक्वार्टर एंड डायरेक्ट सेल ऑफिस और that are integrated with a point of sale computer system in the retail outlet. Equipment P, point of sale computer system in each of the retail outlet. Okay, अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये तो एक ही कंप्यूटर सिस्टम हो गया और ये आपका सर्वर हो गया एक तरीके से, ये उसको मैनेज करने वाले सेल ऑफिस हो गए, तो बेटा ये अपने आप में एक सेट होगी। ठीक, फर्नीचर एंड फिक्चर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर एंड इट्स सेल ऑफिस, बिल्कुल। सो फिक्चर्स एंड फिटिंग, सो फिक्चर्स तो बेटा जनरली अलग होते हैं, तो ये क्लास ऑफ सेट होगी। ठीक, चलिए तो एक बार मैं इसका आंसर पढ़ा देता हूँ आपको क्योंकि नया क्वेश्चन है। देखिए, टू आंसर दिस क्वेश्चन वन मस्ट मेक ए मेटलिटी जजमेंट। एक क्लास ऑफ असेट के बारे में बता रहा था। द नेचर ऑफ लैंड विदाउट ए बिल्डिंग इज डिफरेंट टू द नेचर ऑफ लैंड विद ए बिल्डिंग। ठीक है, तो अपने आप में सर जहाँ पे बिल्डिंग बनी थी एडमिन वाली और जो पहले वाला पार्ट था दोनों अलग हो गए। कॉन्सिक्वेंटली सॉरी फर्दर मोर द नेचर एंड यूज ऑफ द लैंड ऑपरेटेड, अच्छा ठीक, कॉन्सिक्वेंटली लैंड विदाउट ए बिल्डिंग एज ए सेपरेट क्लास ऑफ असेट फ्रॉम द लैंड एंड बिल्डिंग। फर्दर मोर द नेचर एंड यूज ऑफ द लैंड ऑपरेटेड एज ए लैंडफिल साइट इज डिफरेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड। ठीक, hence the entity should disclose property A separately, बिल्कुल ठीक है। the entity must apply judgment to determine whether the entity retail outlet are sufficiently different in nature and use from its office building and thus constitute a separate class of लैंड बिल्डिंग। सर वो ये कह रहा है कि अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे, अगर आपको लगता है तो आप उसे अलग दिखा देंगे। ठीक है, कंप्यूटर सर उसने एक मान लिया, फर्नीचर एक से उसने दो मान लिया साहब। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था गवर्नमेंट ग्रांट के रिफंड का है। गवर्नमेंट ग्रांट के रिफंड के बारे में आपके सिंपल से दो बातें बोलूंगा, बड़े ध्यान से मेरी बात सुन लेना। सबसे सिंपल अगर सबसे आसान सी बात मैं बोलूँ साहब, देखिए जब भी गवर्नमेंट ग्रांट का आप रिफंड करते हैं ना तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो बनते, लेकिन एक चीज़ याद रखना, कोई भी आंसर दें आप ना, सबसे पहले ये देखना कि जब आप रिफंड करते हो गवर्नमेंट ग्रांट का, उसके अगेंस्ट क्या बैलेंस शीट में कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस खड़ा है। आपने ग्रांट फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिया था 5 लाख का, 2 लाख रुपए खर्च हो गए, 3 लाख अभी खड़े, 5 लाख के वापस चले गए। ठीक है, या सर आपने ग्रांट मिली सर आपको फिक्स सेट के लिए, आपने एडिटिव अप्रोच फॉलो कर रखी थी। ठीक है, या आपने ग्रांट प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए रखी थी और वो कैपिटल रिजर्व में पड़ी हुई है। तो अगर कोई भी ग्रांट आप रिफंड करते हो उसके अगेंस्ट कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो पहले आप उस ग्रांट को उस बैलेंस के साथ एडजस्ट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी ग्रांट वापस जाएगी सर उसको आप क्या करेंगे, P&L अकाउंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेके जाएंगे। ठीक है, दो बातें होगी, पहले बैलेंस है उसके साथ एडजस्ट करो, एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम P&L अकाउंट में। ठीक, थर्ड, अगर आप डिडक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स सेट के रिगार्ड में, तो उस केस में सर रिफंड ऑफ ग्रांट को आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है सर, चलिए यहां पे अगर आप देखेंगे बेटा तो आपको ना वेलफेयर एक्टिविटी के लिए ग्रांट मिली थी और अब आपने वापस कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे साहब, आप सबसे पहले बैलेंस चेक करेंगे, अगर बैलेंस आउटस्टैंडिंग है इसके अगेंस्ट तो उसमें एडजस्ट कर देंगे, अगर उसके अलावा है तो सर ये P&L अकाउंट में एज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम चली जाएगी, AS5 में डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर पढ़ लो बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक बेटा, इस आरटीपी में हल्के फुल्के से बस यही डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप कि हम सारे कंसेप्ट जो आसपास के कंसेप्ट है वो डिस्कस नहीं करें बेटा, हल्के क्वेश्चन को जल्दी करा रहे हैं। चलिए, एक्चुअल रिटर्न सर कैसे निकलती है, एक्चुअल रिटर्न निकलती है साहब, क्लोजिंग बैलेंस कितने से, 5,000 से, माइनस कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू, ओपनिंग बैलेंस 4,000 से, बेनिफिट पेड सर आपने कितने किए हैं, 400 रुपये एम्प्लॉय को पे कर दिए और कॉन्ट्रीब्यूशन आपने 500 का किया, तो ये 4100 आ गया। 900 रुपये का सर आपका क्या आ जाएगा, एक्चुअल रिटर्न आ जाएगा। एक इसका मैं आंसर टैली करा देता हूँ बस, सॉरी इधर आ जाइए बेटा, ये देखिए 5वें में वो सब लिखा होगा कि आप पहले बैलेंस के साथ एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट जो भी बैलेंस खड़ा हुआ है ग्रांट रिफंड को, उसके अलावा जो बैलेंस है उसको P&L अकाउंट में एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लेके जाएंगे। ये देखिए साहब 900 रुपये आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है AS16 का, जहाँ पे वो क्या कहता है साहब कि आपने ना, मैं इसका आंसर करा देता हूँ जल्दी से। आपने सर जब भी आप क्वालिफाई सेट पे कोई भी खर्चा करते हैं साहब, ठीक है, और उसके अगेंस्ट बोरोइंग है, तो सबसे पहले सर अगर स्पेसिफिक बोरोइंग है तो वो यूज मान के चलेंगे, अदरवाइज क्या मान के चलेंगे सर, नॉर्मल बोरोइंग। ठीक है, जनरल बोरोइंग। सर स्पेसिफिक बोरोइंग का कभी भी रेट नहीं निकलता, हमेशा स्पेसिफिक बोरोइंग की कॉस्ट निकलती है, और अगर कोई भी सर स्पेसिफिक बोरोइंग आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखी तो उसकी इनकम आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। लेकिन जनरल बोरोइंग में क्या निकलता है साहब, जनरल बोरोइंग का रेट निकलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो टाइप की जनरल बोरोइंग है, एक 100 की 10% पे और एक 110 की 11.5% पे। क्योंकि ये क्वेश्चन आपने खुद भी कर लिया होगा, बस ये कि मैं आरटीपी आप जब टाइम लगा रहे हो तो शायद इसको देख ले कुछ बच्चे, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। ठीक, 10 10.79%। आइए सबसे पहले देखिए साहब, कोई स्पेसिफिक बोरोइंग नहीं है तो 10.79। अच्छा 125 पे अगर आप बैंक लोन देखेंगे तो 6.5 स्पेसिफिक आ गया, बाकी 60 बच गया। 60 इंटू 10.79
6.47 आ गया, 12.47, ठीक है, सॉरी 12.97। 125 पे कितना आएगा साहब? 11.25 स्पेसिफिक आ गया, और 50 ये बच गया, 50 इंटू 10.7, 5.40। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 16.65 आ गया, ठीक है। टेन पॉइंट सेवन नाइन, 12.97, 16.65, 40.41 आ गया साहब, ठीक। चलिए बेटा, इसका आंसर अपने आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका AS17 का, जिसमें हम क्या करते हैं, सेगमेंट रिपोर्ट करते हैं सब, ठीक है। सेगमेंट रिपोर्टिंग में सर एक तो हमें प्राइमरी सेगमेंट रिपोर्ट करना होता है, एक सेकेंडरी करना होता है, ठीक है। अब ये देखना पड़ता है साहब प्राइमरी किसके बेस पर, सेकेंडरी किसके बेस पे है। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं बेटा, उसके हिसाब से मैं फिर आपको आंसर कर दूंगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, 30 सेकंड ले लीजिए, जल्दी पढ़िए। जो आपका ज्योग्राफिकल सेगमेंट होता है वो दो बेस पे होता है, लोकेशन ऑफ असेट के बेस पे, लोकेशन ऑफ कस्टमर के बेस पे। अगर प्राइमरी सेगमेंट आपका ज्योग्राफिकल है, बिजनेस है सब, तो आपको सारी चीजें ही दिखानी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपका सर प्राइमरी सेगमेंट सर क्या है, ज्योग्राफिकल के बेस पर, सेकेंडरी बिजनेस के बेस पे है, तो उस केस में सर आपको पता क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको तीन चीजें दिखानी पड़ेगी सर। असेट दिखानी पड़ेगी आपका, सर रिवेन्यू दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो रिवेन्यू आएगा वो आएगा सर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आएगा। लेकिन अगर सर आपका प्राइमरी सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट है, और सेगमेंट सेकेंडरी सेगमेंट सर लोकेशन ऑफ असेट के बेस पे है, तो सर आपको फिक्स असेट मतलब असेट दिखानी पड़ेगी और WIP दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर सर आपका सेकेंडरी सेगमेंट ज्योग्राफिकल के बेस पे है, और वो सर कस्टमर के बेस पे, सर ज्योग्राफिकल है सेकेंडरी और कस्टमर के बेस पे, तो सर एक्सटर्नल रिवेन्यू दिखानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए सर, यहाँ पे आप साथ साथ आंसर निकाल लेना बेटा, क्योंकि हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाले। एम लिमिटेड ग्रुप हैज़ 3 डिवीजन, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, A, B एंड C। डिटेल ऑफ विद देयर टर्नओवर रिजल्ट एंड नेट एसेट आर गिवन बिलो। सबसे पहले सर आप क्या करेंगे, टर्नओवर दिखाएंगे, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल। तो ये सेल टू बी सर ये इंटरनल में आएगा, ये दोनों एक्सटर्नल में आ जाएंगे। फिर सर आप ऐसे कॉलम बना लेंगे ना, थोड़ा सा शुरू कर देता हूँ। पर्टिकुलर स्टिक, डिवीजन का नाम, डिवीजन का नाम, डिवीजन का नाम, और यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ कॉन्ट्रा, और लास्ट में टोटल आ जाएगा, ठीक। चलिए सेल टू बी, डिवीजन बी में सर आप क्या करेंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल, फिर सर ये क्या आएगा, एक्सटर्नल, ठीक। और फिर सर इनका टोटल करके यहाँ पे जो इंटरनल उसे कैंसिल करके बाहर दिखा देंगे। तो यहाँ पे सर जो बाहर अमाउंट चला जाएगा कैंसिल होने के बाद, ये आ जाएगा आपका 4090 प्लस 60 प्लस 30, 4180 आ जाएगा सब, ठीक है। ये कुछ और गड़बड़ होगी, कुछ गड़बड़ होगी, हाँ मैंने गलत अमाउंट ले लिया शायद, 200 और 180 लेना था। 4090, मैं दोबारा यहाँ ले लेता हूँ, ये 4090 प्लस 60, 4150 इसका आ जाएगा, प्लस 200 प्लस आ जाएगा 180, 4530 आ जाएगा साहब। कितने से आ जाएगा, 4530, ठीक। एक्सटर्नल सेल। उसके बाद सर हम सेगमेंट रिजल्ट दिखाते हैं, ठीक है। सेगमेंट रिजल्ट सेगमेंट वाइज दिखाएंगे और आउटर कॉलम में टोटल करके दिखा देंगे। तो 160 आप साथ साथ चेक कर लेना बेटा, प्लस 20 माइनस 172। उसके बाद सर हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर दिखाते हैं हेड ऑफिस के। यहाँ पे ध्यान देना, कई बच्चे यहाँ पे पता क्या गलती करते हैं, कहते हैं सर एलोकेट करके दिखाएं ना। हेड ऑफिस के खर्चे सर कभी भी सेगमेंट कोस्ट का पार्ट नहीं माने जाते। आपको ये सारा अमाउंट सर क्या करना पड़ेगा, अलग दिखाना पड़ेगा। बेहतर 96 आ गया। तो उसके बाद आएगा सर ऑपरेटिंग रिजल्ट, ठीक है, 76 आ गया। फिर आपको दिखाना पड़ेगा साहब फाइनेंस कॉस्ट, आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गया। सर टैक्स वगैरह है नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है नहीं, तो सर ये आपका PAT बन जाएगा, एक तरीके से प्रॉफिट ये बन जाएगा। उसके बाद दिखाते हैं हम लोग सेगमेंट असेट। सेगमेंट असेट में सबसे पहले क्या दिखाते हैं, नॉन करंट असेट, ठीक। तो आपको पहले ये तीनों दिखानी पड़ेगी, ठीक। फिर दिखाते हैं सेगमेंट की नेट करंट असेट, ये दिखाना पड़ेगा, और फिर ये कंबाइन सर हेड ऑफिस के सेट के नाम से एक लास्ट में टोटल लेके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे लाइबिलिटी दिखानी पड़ेगी। सेगमेंट का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दे रखा, सेगमेंट के डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, सेगमेंट के नॉन कैश एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन नहीं दे रखे, अदरवाइज वो भी इन्फॉर्मेशन हमें दिखानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद बेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये मैंने आपको दिखा दिया बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी मान के, ठीक है। अब ज्योग्राफिकल में सर आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक्सटर्नल रिवेन्यू दिखानी पड़ेगी ज्योग्राफिकल के हिसाब से। देखिए एक तो आपकी डोमेस्टिक सेल एक आ जाएगा, एक्सपोर्ट सेल 2 आ जाएगा, एक्सपोर्ट सेल टू यूरोप क्योंकि लोकेशन ऑफ कस्टमर अलग है, एक्सपोर्ट सेल टू अमेरिका, ठीक है। तो आपको सर ये 4 एक्सटर्नल सेल अलग अलग दिखानी पड़ेगी, जिसका टोटल 4530 आ जाएगा, ठीक। चलिए इस कॉन्सेप्ट आप एक बार मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। ये देखिए सर,
अनअलोकेबल सेट आ गया, सेगमेंट लायबिलिटी, अनअलोकेबल सेगमेंट लायबिलिटी आ गई, ठीक है। ये सर ज्योग्राफिकल सेल रिवेन्यू आ गई। नेक्स्ट देखिए बेटा, AS 18 का क्वेश्चन है। वो कहता साहब आपका ना एक KMP था, कुछ टाइम तक उसने काम किया और उसके बाद छोड़ दिया उसने, क्या उसका डिस्क्लोजर देना जरूरी है? AS 18 के अकॉर्डिंग सर अगर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एक दिन भी एग्जिस्ट करता साहब तो उसको डिस्क्लोजर हमें देना होता है, ठीक है। AS 20 का बेटा ये क्वेश्चन है BPS और DPS का, नहीं सिर्फ BPS का ही है, रीस्टेट BPS का एक्चुअली राइट शेयर का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा ही करा देता हूँ, क्वेश्चन में है नहीं कुछ, डुप्लीकेट सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन का, पढ़िए जल्दी जल्दी से ना। एक ना आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का अच्छा क्वेश्चन दे रखा, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बेटा हमने डिस्कस कर रखा, लेकिन उस क्वेश्चन को मैं फिर भी कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन भी सारे ही कराऊंगा, देखते बेटा एक बार आगे बढ़ते हैं, जो नए क्वेश्चन वो तो सारे ही कराने हैं आपको ना, पढ़िए। चलिए, Pooja Limited had 12 lakh equity share of 10 each fully paid up outstanding prior to the right issue. The detail of the right issue are as follows. एक शेयर दिया सर 2 के बदले में, राइट इशू प्राइस 18 से है, तो आपका जो एम मतलब फेयर वैल्यू हम एक्स राइट निकालेंगे, कैसे निकलेगा? हमारे पास सर ऑलरेडी हमारी वर्थ कितनी है? 12 लाख शेयर है, एक शेयर हमारा 24 रुपये का है। हमने नए शेयर कितने इशू कर दिए सर? हमने ना 6 लाख शेयर इशू कर दिए, कितने के हिसाब से? 18 के हिसाब से, ओके। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर आ गए साहब वो टोटल आ गए 18 लाख। ₹22 आ गए साहब, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? पेड एलिमेंट। राइट प्रोसीड्स अपना कितना है साहब? 6 लाख इंटू 18, 1,08,00,000, ठीक है। और अपना जो फेयर वैल्यू एक्स राइट आया वही आया साहब 4,90,909, ये पेड एलिमेंट आ गया। और जो बोनस एलिमेंट आया बेटा 1,09,000, 1,09,091, ठीक है, 1,09,091, ठीक। चलिए अब हमें क्या करना सर? BPS निकालनी है सर। ये जो आपका ईयर फॉलो कर, फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर, इशू आपने 1 दिसंबर को किया, कब किया? 31 दिसंबर को, तो 3 महीने का सर पेड एलिमेंट लेंगे। सबसे पहले सर डिवाइड करेंगे 20 लाख से, ओहो ओह सॉरी सॉरी सॉरी, 12 लाख से। ये तो मेरी नॉर्मल BPS आ गई प्रीवियस ईयर की, 3.33, ठीक है। 54 लाख को अगर मैं डिवाइड करूँ बेटा यहाँ पे तो 12 लाख, 1,09,091, 4,90,909 का 3/12, क्योंकि जो पेड एलिमेंट है वो केवल और केवल 3 महीने के लिए आपने यूज किया, तो मैं इसको अलग पेन से लिख के दिखा देता हूँ। चलिए, तो इसका अगर मैं बैलेंस निकालूं, MRC एम में ले लेते हैं, 4,90,909 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 109091 और सर 12 लाख, 54 लाख डिवाइड बाई MRC इक्वल टू 3.77 आ गया साहब, ठीक है। अगर मैं रीस्टेट की बात करूं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 109091, तो 40 लाख डिवाइड बाई 13,09,091, 3.05 आ गया साहब, ठीक है। बल्कि 06 आ जाएगा राउंडिंग ऑफ करके ना, रीस्टेट करके, ठीक। चेक कर लेना। बट अगर मैं AS 24 की बात करूँ तो सर इसने क्या किया, एक प्रोडक्ट को रिड्यूस करके सर दूसरे प्रोडक्ट पे ध्यान दे दिया, ठीक है। जब भी आप प्रोडक्शन का सर रिड्यूस साइज कर दिया, कोई प्रोडक्शन को लाइन से हटाते सर, तो वो आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं माना जाता, ठीक। चलिए सर AS 25 ये कहता साहब कि जब भी आप कोई भी इंटरिम पीरियड के लिए सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो इंटरिम पीरियड की सर को अपने इंडिपेंडेंट पीरियड मानना। हाँ, अगर कोई भी खर्चा सर आपका एस्टिमेट बेस पे, तो आप क्या करेंगे? एस्टिमेट आज तक का लगाएंगे, पुराने वाला माइनस कर देंगे। तो सर उस केस में
आप एस्टिमेट अप टू डेट लगा के पुराने वाला माइनस करके सर उस पर्टिकुलर पीरियड का खर्चा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें सर 2 लाख का आपको लॉस हुआ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस पे, तो सर इसको आपने सेकंड क्वार्टर में ही दिखाना है, इसी 6 मंथ वाले में दिखाना है। और सर जो आपने पे किया 60,000 रुपये, तो सर ये खर्चा पूरे साल का है आपका, बाकी प्रीपेड बन जाएगा 30,000 सर आपका इस साल का इसका खर्चा बन जाएगा सर इस 6 महीने का। ठीक, चलिए सर यहाँ पे उसने कुछ नहीं किया, 5 करोड़ रुपए का सर क्या किया, नो हाउ यूज किया है और ये उसका प्रोडक्शन हुआ। तो बेटा हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड बेनिफिट की रेशो में डिवाइड करते हैं। तो इस 5 करोड़ को सर इस रेशो में, ये 2.5 लाख आएगा नंबर ऑफ कार, तो इस रेशो में क्या करेंगे हम एमोटाइज कर देंगे। अगर मैं पहले की बात करूँ साहब तो यहाँ पे 50 लाख आ जाएगा। ठीक है, 0.5 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ और 2 करोड़। ठीक, उसने पूछा वेदर द एमोटाइज कॉस्ट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ कार। बिल्कुल सर, प्रोडक्शन देखिए एज पर AS2, पहले AS26 की बात करते हैं। AS26 के अकॉर्डिंग सर अगर आपकी कोई भी इंटेंजिबल सेट है तो आप उसे क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेशो की, एक्सपेक्टेड बेनिफिट की रेशो में डिवाइड करेंगे। अगर एक्सपेक्टेड बेनिफिट आइडेंटिफाई ना हो पाए तो बेटा SLM लगा के उसे हम एमोटाइज करते हैं। एज पर AS2 सर जो भी आपकी कॉस्ट है टू ब्रिंग द इन्वेंट्री एट इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वो हमेशा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट माना जाता है। तो यहाँ पे सर नो हाउ का एमोटाइजेशन आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए बी पॉइंट पढ़िए बेटा जल्दी से। AS27 का अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह के छोटे क्वेश्चन है एग्जाम में झटका दे जाते हैं, ध्यान से करना। देखिए क्या लिखता है, ए लिमिटेड वेंचर परचेज एन एसेट ऑफ 20 लाख फ्रॉम ए ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट कितने सर, 24 लाख से। अंडर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड व्हाट एडजस्टमेंट शुड बी मेड। देखिए साहब, अगर आपकी ज्वाइंट वेंचर की एसेट 24 लाख की और आपने 20 लाख में खरीद ली साहब उसको, ठीक है, तो आप 50% कंसोलिडेट करेंगे। तो सर जो लॉस हुआ आपको, सर उस लॉस को आप अपने आप से लॉस नहीं कमा सकते साहब, इसलिए प्रोपोर्शनेट बेस पे सर आप कोई भी लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे बेटा हम लोग स्टॉक रिजर्व वगैरह या प्रॉफिट को कैंसिल करते हैं ना, ऐसे लॉस भी कैंसिल हो जाएगा सर, लॉस आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन हाँ एक चीज का ध्यान रखना कि इसकी जो रिकवरी सर वो उतने अमाउंट के बराबर होनी चाहिए। ठीक, चलिए इसका मान सर आपको एक बार करा देता हूँ। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें, 3-4 क्वेश्चन तो आरटीपी ने शुरू में अच्छे दे दिए, उसके बाद बड़े आसान आसान दिए साहब। देखिए क्या लिखता है, A limited venture should not recognize its share of loss arising of to joint venture from the purchase of asset from the jointly controlled entity until the asset is sold to a third party। ठीक है, प्रोवाइडेड रिकवरेबल अमाउंट इसका 24 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, मैं फिर से बोल देता हूँ साहब, आप अपने आप से प्रॉफिट या लॉस नहीं कमा सकते, इसलिए प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड में टू द एक्सटेंट जो आपको लॉस हो सर उसको आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, उस लॉस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा ये क्वेश्चन भी हमने ना कई बार करा रखा, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए साहब, CGU पूछ रहा है बेटा, CGU क्या होता है, CGU बिजनेस का वो इंडिपेंडेंट टुकड़ा होता है साहब जो दूसरे टुकड़े के बगैर रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी रखता हो। ठीक, सॉरी, सीजीयू क्या होता है साहब, बिजनेस का वो इंडिपेंडेंट टुकड़ा जो सर किसी दूसरे टुकड़े की मदद के बगैर इंडिपेंडेंट रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी रखता हो। ठीक, इस क्वेश्चन को पढ़ा देता हूं बेटा, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं अपना। चलिए 10-20 सेकंड लीजिए, पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन। चलिए, ए पब्लिशर ओन्स 150 मैगजीन टाइटल ऑफ विच 70 वर परचेज एंड 80 वर सेल्फ क्रिएटेड। ठीक है, 70 तो सर उसने टाइटल खुद परचेज किए हैं, सॉरी परचेज किए, और 80 उसने खुद जनरेट किए। ठीक है, खुद जनरेट करना उसने खुद मैगजीन लिखी साहब। ठीक, द प्राइस पेड फॉर द परचेज मैगजीन टाइटल इज रिकॉग्नाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट, द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग मैगजीन टाइटल एंड मैगजीन द एग्जिस्टिंग टाइटल आर रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि AS26 अगर सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है, सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है, तो उसमें एक कैटेगरी आती है जिसपे कॉस्ट इनकर्ड नहीं होती, उसको हम कैपिटलाइज नहीं करते। ठीक है, उसमें बेटा आपने देखा होगा तो पब्लिशिंग टाइटल भी आता है, तो आप बोलेंगे सर पब्लिशिंग टाइटल पे जनरेट करने में कुछ तो कॉस्ट आई होगी, बेटा वो सब कॉस्ट हम बिजनेस डेवलपमेंट की कॉस्ट मानते हैं, सब AS26 में लिखा हो सब। ठीक, कैश इनफ्लो फ्रॉम द डायरेक्ट सेल एंड एडवर्टाइजमेंट आर आइडेंटिफाइबल फॉर ईच मैगजीन टाइटल। तो सर 150 क्या हो जाएंगे आपके लिए, सीजी हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी मैगजीन टाइटल की रिवेन्यू किसी दूसरे मैगजीन टाइटल पे डिपेंड ही नहीं करती सब। ठीक, टाइटल आर मैनेज बाय कस्टमर सेगमेंट, the level of advertising income for a magazine title depend on the range of title in the customer segment to which the magazine title relates। ठीक है, management has a policy to abandon all title before the end of their economic life and replace them immediately with the new title for the same customer segment। ठीक है, तो सर अगर वो किसी टाइटल को बदलना चाहे तो बदल सकता है सर, नया टाइटल लेके आ सकता है। तो सर यहाँ पे आप क्या आंसर देंगे, आप आंसर देंगे एज पर AS28
सीजीयू सर क्या होता है, वो बिजनेस का यूनिट सर जो इंडिपेंडेंट कैश जनरेट कर सकता है विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर सेगमेंट, ठीक है, अनदर सिमिलर सेगमेंट या सिमिलर या डिसिमिलर सेगमेंट, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे साहब कि 150 सर आपके लिए क्या हो जाएंगे, बिजनेस सेगमेंट सीजीयू बन जाएंगे साहब, ठीक। मैं दोबारा इस बात को बोलता हूँ, सीजीयू क्या होता है, बिजनेस का वो टुकड़ा जो इंडिपेंडेंट रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी रखता हो, ठीक। यहाँ पे देखिए, इट इज लाइकली दैट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल कैन बी असेस्ड, ठीक है, ये सब लिखा हो साहब। Therefore, it is likely that individual magazine titles generate cash inflow that are largely independent one from other, and that each magazine title is separate cash generating unit, ठीक। बेटा इसके बाद जो AS29 का क्वेश्चन है साहब, मैंने सेम क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले एक लाइव सेशन लिया था जिसमें मैंने सारे के सारे प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन कराए थे एएस के, ठीक है। उसमें बेटा ये क्वेश्चन मैंने कवर करा रखा, तो ये वहां पे देख लेना, और ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा सर, उसने पूछा है कि 115 में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है। मैं इसको बड़े प्यार से आपको बताऊंगा, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना सर। आप लोगों ने वैसे देखिए, जो मैं आपको लिंक दे रहा हूं वो लिंक नहीं है रियल में ना, बट आपको समझाने के लिए मैं लिंक देना जरूरी समझता हूं। आपने AS7 पढ़ा है? हाँ सर। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट करते हैं वहां पे? सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट करते हैं सर? रिवेन्यू में से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट घटा देते हैं, तो बेटा एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपने कैपिटलाइज कर दी है सर। दोबारा बोलना। हाँ, अगर मैं AS7 की बात करूं, आपने 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया और 8 लाख का खर्चा कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में उस कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दिया, ठीक। तो यहां पे सर 115 में क्या कह रहा है वो, देखिए 115 में ना कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट होती है दो तरीके की होती है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि इंडेस से इस तरह क्वेश्चन नहीं आते साहब, ठीक है। सबसे पहले सर कॉस्ट आती है कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट, और उसके बाद आती अदर कॉस्ट। देखिए मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट का एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर करना था, मैं एक डीलर के पास जाता हूं, मैं डीलर को कहता हूं भाई साहब मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो। डीलर ने कहा देखिए साहब 50,000 रुपये लगेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सर, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट ऐसी है जिसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो भी वो पैसा देना आपने, कॉन्ट्रैक्ट ना मिलेगा तो भी वो पैसा देना है, तो इसको बेटा हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट में चार्ज कर लेते हैं। मैं डीलर के पास गया, मैंने कहा भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उसने कहा साहब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। मैंने कहा क्या पैसे लगे, उसने कहा अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है तो 2% कमीशन लूंगा। तो बेटा अगर कोई भी ऐसी कॉस्ट इनकर्ड होती है कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन पे, कॉस्ट एक्विजिशन सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है, कोई भी ऐसी कॉस्ट इनकर्ड होती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर होगा तो वो कॉस्ट लगेगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर नहीं होगा तो वो कॉस्ट नहीं लगेगी, उसको हमेशा हम क्या करते हैं साहब, उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट मान के चलते, कैपिटलाइज करते हैं साहब, ठीक। चलिए अदर कॉस्ट कौन सी हो सर? अदर कॉस्ट में इंड AS 115 सिंपल सी बात ये कहता है, आप आइडेंटिफाई कीजिए क्या वो पर्टिकुलर कॉस्ट किसी दूसरे इंड AS में ट्रीट होती है, ठीक है। मान लो सर आपने कोई मान लो मैंने क्या किया सर, एक सर्विस देनी थी, ठीक है, बच्चों को पढ़ाना था, मैंने उसके लिए कैमरा खरीद लिया। अब सर जब मैं गुड्स और सर्विस सेल करता हूं उसके लिए मैंने कैमरा खरीद लिया, तो कैमरा तो सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा, जब तक कि सर वो थर्ड पार्टी वाला कंसेप्ट ना हो, ठीक। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा, तो यहां पे भी यही कहता साहब अदर कॉस्ट किस में है सर, अदर इंड AS में, तो जाइए उसके अकॉर्डिंग ट्रीट कर दीजिए। सर अदर इंड AS में वो है ही नहीं, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, इस वजह से सर ये कॉस्ट इनकर्ड हुई है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पढ़ाना साहब, उसके लिए मान लो मैंने बोर्ड लिया साहब, ठीक है, PPE बन गया, मैंने सर उसके लिए कंज्यूमर मार्कर लिया, ठीक, बट लाइट आ जाएगी 30 सेकंड के अंदर, 1-2 मिनट के अंदर हम चलते रहेंगे क्लास, ठीक है। मैंने मार्कर वगैरह लिया साहब, ठीक है, तो वो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो अब मेरी बात सुने, अदर कॉस्ट अगर अदर इंड AS में तो उसके अकॉर्डिंग डील कर लो, अगर अदर कॉस्ट सर अदर इंड AS में कवर नहीं है, मेरी वर्डिंग सुना, अगर अदर कॉस्ट सर अदर इंड AS में कवर नहीं है तो उस केस में आप क्या करेंगे सर, उस केस में हम उसको 115 में क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, आप उसे क्या करेंगे, इंड AS 115 में सर क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। तो सर उसका फर्दर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जैसे जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू रिकॉर्ड करते रहेंगे सर उस कॉस्ट को भी एमोटाइज करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी गुड्स और सर्विस इमीडिएटली बिकती है तो इमीडिएटली उसको P&L अकाउंट में डाल दो। सर आपकी गुड्स और सर्विस की जो रिवेन्यू 4 साल में आप एलोकेट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को भी 4 साल में एलोकेट कर दो। सर एक बार प्लीज इस पॉइंट को रिपीट कर दो बेटा, बिल्कुल, क्योंकि मेरे को लगता है ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप क्या बोलेंगे सर, इंड AS 115 में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को सर 2 हिस्सों में बांट रखा है, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट, एक अदर कॉस्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट की बात करें, अगर कॉस्ट ऐसी है सर, कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले वो इनकर्ड होनी तो उसको हम P&L अकाउंट में लेके जाएंगे। लेकिन अगर सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो कॉस्ट लगेगी तो उसे कैपिटलाइज करेंगे। अदर कॉस्ट सबसे पहले अदर इंड AS में ट्रीट हो रही है, जाने दो साहब, नहीं हो रही तो अपने पास आने दो और उसको क्या करो साहब, हम अपने
इंड एस 115 मिलेंगे सर, उसे क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू के पीरियड में एमोटाइज कर देंगे। और अगर एमोटाइजेशन में सर डिफरेंस आ जाता है, एस्टिमेट लगाया जो आपने, तो सर वो एज पर इंड एस 8 चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बन जाएगा। बेटा ये ना थोड़े से कट लग रहे हैं तो जनरेटर चल जाता है, लेकिन अभी 2-4 मिनट चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। चलिए बेटा, जो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 12 की, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 हालांकि मेरे हिसाब से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा कहता हूं, मैंने अपने जब भी मैंने टेस्ट सीरीज चलाई सर, किसी न किसी टेस्ट में इसको कवर किया है, ठीक है, और ये कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डिस्कस हो चुका है। लेकिन सर मैं इस आरटीपी में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरा दिल ये कहता साहब ये क्वेश्चन सर अच्छे लेवल का है। और बच्चा पता है इस क्वेश्चन में गलती क्या करता सर, इस क्वेश्चन को पढ़ता ही नहीं और अजीब अजीब से सर धारणाएं बना लेता है अमलगमेशन के चैप्टर के लिए और गलती कर देता है। तो बेटा इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर कराऊंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से ना, इस क्वेश्चन में ना सिर्फ मैथमेटिकली है सर, आपने बस पढ़ना है और क्वेश्चन होता चला जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट क्या आप लोगों से, कम भी 2 मिनट लेके इस क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़िए आप ना। सर कितनी देर के लिए पढ़े, कम से कम भी 2 मिनट के लिए। बेटा मैं पहली बार बेटा इस आरटीपी में 2 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहा हूं, आप आराम से ये क्वेश्चन पढ़िए साहब, ठीक, आपको पोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे बेटा जैसे हम आपके साथ बैठे हुए, ठीक है। 2 मिनट लगा के इस क्वेश्चन को बेटा फिर मैं कराता हूं इस क्वेश्चन को ना, और आप देखना मैं इससे ना कुछ नहीं करूंगा साहब, नॉर्मली जो मैथमेटिकल है साहब उसी से आपसे जैसे आप क्वेश्चन करते हो ऐसे ही कराऊंगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा अमल कमीशन में बच्चे कहां कहां ज्यादातर गलतियां करते, ठीक है। चलिए यहां से आपकी बल्कि 2 मिनट स्टार्ट हो, 2 की बजाय 2.5 मिनट ले लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपने तो 2 की भी 3 मिनट दे दी बेटा, बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए एक बार बेटा मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेता हूं ताकि उसके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराना स्टार्ट कर दूं, ठीक है। क्या लिखता है वो, साहब ने सिर्फ आपसे ओपनिंग बैलेंस शीट मांगी है। बेटा जब भी क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट मांगी जाती है नई कंपनी की, तो 2 तरीके होते हैं साहब, या तो आप जनरल एंट्री पास कीजिए, वर्किंग बनाइए। तो सबसे पहले हम वर्किंग किस चीज की बनाते हैं सर, हम सबसे पहले निकालते हैं पीसी, ठीक है।
बेटा पीसी का मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर पीसी का मतलब होता है अमाउंट पेड बाय न्यू कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी, टू द शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी। ध्यान देना, देख तो पीसी निकालेंगे, ठीक। सेकंड, सर हम लोग क्या करते हैं उसके बाद पीसी निकालने के बाद बेटा हमारा टारगेट होता है कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना, ठीक है। तो सेकंड लिखते हैं साहब गुडविल या कैपिटल रिजर्व, जिसमें हम पहले क्या करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 की मदद लेते हैं, पीसी पेड, और उसके बाद सर माइनस नेट असेट्स टेकन ओवर, और जो नेट असेट लेते हैं उसमें क्या लेते हैं, असेट माइनस लायबिलिटी, ठीक। चलिए, जो भी असेट और लायबिलिटी ली जाएगी वो एग्रीड वैल्यू पे ली जाएगी। बच्चा एक छोटी सी गलती कई बार क्या करता है, जैसे मान लो मैं एक लायबिलिटी को ले आता हूँ और मैं कहता हूँ उस लायबिलिटी के बदले मैंने शेयर इशू कर दी है, तो बच्चा उसको लेता ही नहीं, यहाँ पे कहता है सर शेयर इशू कर दिया। भैया लायबिलिटी तो आई है ना एक बार, तो पहले तो आप लायबिलिटी यहाँ पे लेके आएंगे, लेकिन बैलेंस शीट में उस लायबिलिटी को दिखाने बजाय क्या करेंगे सर, शेयर दिखाएंगे, ठीक। दूसरी बात को ध्यान देना, अगर आप सर किसी लायबिलिटी को लायबिलिटी के बदले सेटल करता है तो जो अमाउंट लायबिलिटी का यहाँ आएगा वही बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक। तीसरा, एक छोटी सी बात को और ध्यान देना साहब, कोई भी अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है पुरानी कंपनी के पास और यहां पे अब नई कंपनी उसको रिकॉर्ड कर रही है साहब, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आपने सिंपल क्या करना है, उसको एज ए लायबिलिटी मानना है और उसका ऑटोमेटिक इंपैक्ट गुडविल कैपिटल रिजर्व में भी आ जाएगा, ठीक। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ बेटा हम क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। बेटा आपको कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखी है, नॉन करंट लायबिलिटी में सिक्योर्ड लोन है अगेंस्ट प्लेज ऑफ स्टॉक, ठीक है। कई बार सर जो लायबिलिटी होल्डर होता है वही स्टॉक को ले जाता है, कई बार हम स्टॉक को डिस्पोज करके पेमेंट करते हैं। देखते हैं, अनसिक्योर्ड लोन है, करंट लायबिलिटी आ गई, नॉन करंट असेट में पीपी आ गया, करंट असेट आ गया, स्टॉक आ गया, प्लेस विद सिक्योर्ड लोन क्रेडिटर, अदर करंट असेट आ गया, बी लिमिटेड में आ गया शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट आ गया, करंट असेट आ गया, ठीक। चलिए, बोथ द कंपनी गो इनटू लिक्विडेशन एंड सी लिमिटेड इज इन्फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में एक सरप्राइज है, मैं पहले ही बता देता हूं। इस क्वेश्चन में पहली बार ऐसा सब कि इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोगों ने कोई भी इक्विटी शेयर नहीं दिए। सर दे रखी क्वेश्चन, बताऊंगा बेटा, वो डिफरेंट चीज दे रखी है, तो पीसी सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर की निकलेगी, ठीक। देखते कैसे करना। ऑल करंट असेट ऑफ द टू कंपनी एक्सेप्ट प्लेज स्टॉक आर टेकन ओवर बाय सी लिमिटेड। सर सारी करंट असेट सर किसने ले ली है, सी लिमिटेड ने ले ली है। तो मैं एक काम करता हूं सर, यहां से अपनी क्वेश्चन की नींव रख देता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो सर नॉन करंट असेट आता है, फिर आता है करंट असेट, ठीक। मैं यहाँ पे ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और नेट जो बैलेंस आएगा वो बाहर लिख देंगे साहब, ठीक। आपकी बैलेंस शीट भी तैयार हो जाएगी साहब एक तरीके से, ठीक। बल्कि थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए सर, उसने कहा है ऑल करंट असेट, उसने ले ली साहब 80% पे सर किसकी, ए की, और 70% बी की। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ साहब, बी की 70% है और ए की कैसे सर 80% है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आ गई साहब छोटी सी, क्या, स्टॉक नहीं ले रखा, तो मैं इसको ऐसे करके पेंडिंग रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये पेंडिंग है, पी लिख देता हूँ अपने रेफरेंस के लिए, 3600 इंटू 80%, 2880। चलिए 2880, और बी लिमिटेड की सर करंट असेट कितने से है, 9600 से। मेरा मनपसंद क्वेश्चन है साहब ये ना, क्योंकि ये अमलगमेशन में जो बच्चे ना चीज़ों को रट के बैठे होते हैं उसको हिला देते हैं, और ये सबसे आसान है मैथमेटिकल। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जो ये बोलेगा मैं लिखता चला जाऊँगा, सर मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, देख लेना। हाँ, मैथमेटिकली अगर मेरे से कोई गलती हो जाए बेटा, कोई चीज़ लिखने में, जैसे करंट असेट का परसेंटेज लिखने में, क्योंकि 70% है तो मेरे को याद आ गया, तो इस तरह की चीज़ बेटा आप आंसर से देख लेना, 6720 आएगा। क्या करंट असेट नहीं मिटेगी, हाँ, और ये बैलेंस शीट में भी जाएगी, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से मेरी बैलेंस शीट भी एक तरीके से तैयार हो जाएगी फिर उसके बाद में 9600, ठीक। पहला पॉइंट मेरा होगा, ध्यान रखना सर, इसने बोला है रिलाइजेबल वैल्यू 80% इसकी है बुक वैल्यू के, ए के केस में, और बी की 70% है। तो अगर स्टॉक की कोई भी रिलाइजेबल वैल्यू आती है तो हमें 80% का ही ध्यान देना है, ठीक है। मैं एक बार और देख लेता हूँ, 9600 का 70%, ठीक। उसके बाद उसने बोला साहब आगे, नॉन करंट असेट जो है वो बुक वैल्यू पे लेनी है आपने, ठीक। आइए, नॉन करंट असेट में बुक वैल्यू पे ये 6800 पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3400 पे। $10,200, ठीक। आगे चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, द ब्रेकअप ऑफ करंट लाइबिलिटीज एज फॉलोज। ये ब्रेकअप है साहब, स्टेचुरी लाइबिलिटी में इंक्लूडिंग 22 लाख इन केस ऑफ ए लिमिटेड, इन केस ऑफ क्लेम बीइंग एडमिटेड। सर अभी क्लेम एडमिट नहीं किया था, इसका मतलब सर ये लाइबिलिटी जो बनेगी वो 50 लाख की बनेगी अभी तक, ठीक है, क्योंकि 22 लाख इसमें सर एक तरीके से कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हमारी, ठीक। चलिए, मतलब ये बैलेंस शीट की वैल्यू बोल दूं मैं, बैलेंस शीट वैल्यू ये एज इट इज आएगी।
लाइबिलिटी टू एम्प्लॉय आएगी, बैलेंस करंट लाइबिलिटी सर मिसलेनियस क्रेडिटर है। चलो साहब मिसलेनियस क्रेडिटर और निकाल लेते हैं। यहाँ पे करंट लाइबिलिटी देखिए टेकने से 13,000 से, और यहाँ पे है सर यहाँ पे है 4600 से। तो 4600 13,000, ठीक। तो 5 और 3 8, थाउजेंड्स में कर दें इसको भी, हाँ थाउजेंड्स में कर देते हैं। ये अपने रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए आराम से करूँगा बेटा ये क्वेश्चन ना। ये आएगा 1000 प्लस 1800 माइनस 4600, ये 1800 आ गया सर, ये आ गया क्रेडिटर। अब ये कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे उसकी बात बाद में करेंगे, सिर्फ इसने ब्रेकअप वैल्यू दे दिया हमें, ठीक। चलिए सिक्योर्ड लोन में 16 लाख एक्यूड इंटरेस्ट इन केस ऑफ बी लिमिटेड है। बी पे चलते साहब, ये बी है, इसमें सर सिक्योर्ड लोन में एक्यूड इंटरेस्ट है 1600, ठीक। देखते कुछ क्या कहता है उसका यूज क्या करना है। अब ये लाइन पढ़िए साहब, 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब 2000 के हो गए, बाई सी लिमिटेड आर अलॉटेड बाई सी लिमिटेड एट पार अगेंस्ट कैश पेमेंट ऑफ एंटायर फेस वैल्यू टू द शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इन द रेशियो ऑफ शेयर हेल्ड बाई देम ए एंड बी। तो सर एक तरीके से आपने पब्लिक इशू कर दिया साहब यहाँ पे ना। आपने देखिए पीसी का मतलब क्या होता है, पेमेंट मेड बाय न्यू कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी, ठीक, इन कंसिडरेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर ऑफ ओल्ड कंपनी। सर यहाँ पे तो उसने असेट और लायबिलिटी का दिया ही नहीं, सिंपल क्या किया साहब, इक्विटी शेयर इशू कर दिया। और ये इक्विटी शेयर इशू करने का मतलब पता क्या है साहब, कि आपने उनको फ्री में नहीं दिए, उनसे पैसे ले लिए हैं, आपने उनको मालिक तो बना दिया लेकिन पैसे ले लिए साहब। जनरली अमलगमेशन में ऐसा हो सकता है साहब, 2 कंपनियां बैठी थी, उन्होंने कहा साहब क्या करें, उन्होंने कहा चलो अमलगमेशन करते हैं। अब जब आप अमलगमेशन करेंगे तो सर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग का इशू आएगा, उन्होंने कहा सर जो हमारी पुरानी पोजीशन है उसमें परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ले लेते, ठीक। दूसरा, जो शेयर कैपिटल सर आप बिजनेस के बदले में देते हो या फ्रेश इशू करते हो, सब कुछ तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना। तो हमने क्या किया, अंडरस्टैंडिंग के बेस पर सर मालिक तो वही लोग रख दिए लेकिन उनसे पैसे मांग लिए। तो 2002 इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ध्यान देना यहाँ पे सर इसका ना तो कोई पीसी से लेना देना है ना असेट से लेना देना है, ये पब्लिक इशू है जो हम लास्ट में आपको एंट्री डलवाते हैं, ठीक है। एक तो बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है, इसको पीसी मान लेता है, कहता है सर पुरानी कंपनी शेयर होल्डर को दिया तो भैया, लेकिन एज ए पब्लिक इशू दिया है, बिजनेस के बदले कहाँ दिया। उसने बोला सब कैश, देखिए आर एलोटेड, आर इशूड नहीं बोला, आर एलोटेड, एलोट किए साहब, एलोटमेंट हुआ साहब, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सर आपने 2 लाख के इक्विटी शेयर इशू कर दिए, ठीक है। अब सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देखिए, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, पेमेंट इन इक्विटी शेयर में कितने के आगे सब, ये अगर मैं 1000 की बात करूं तो 200। प्रेफरेंस शेयर किसके पास है, इसके पास, सब ए लिमिटेड के पास। तो पीसी में सर ए लिमिटेड को आपने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दे दिया, कितने के 200 के, बस ये पीसी बन जाएगी साहब, ठीक है। बी लिमिटेड का भी कुछ आया नहीं है तो बाहर 200 आ गया टोटल, ये आ जाएगा ए, ये आएगा बी। यहाँ बच्चा जनरली गलती कर देता कुछ ना कुछ ना, एडजस्टमेंट करने में कहीं और ही चला जाता, सिंपल सी बात बोली साहब उसने। टाइम लगेगा बेटा इस क्वेश्चन में अच्छा खासा ना, लेकिन आराम से देखो, कुछ भी क्वेश्चन में नया नहीं साहब। सिक्योर्ड लोन क्रेडिटर एग्री टू कंटिन्यू द बैलेंस अमाउंट ऑफ देयर लोन टू सी लिमिटेड। सिक्योर्ड क्रेडिटर कहते हैं साहब हम आपके साथ चलते हैं आफ्टर एडजस्टिंग वैल्यू ऑफ प्लेज सिक्योरिटी इन केस ऑफ ए लिमिटेड, ओके, एंड आफ्टर वेविंग 50% ऑफ इंटरेस्ट ड्यू इन केस ऑफ बी लिमिटेड। ओ माय गॉड, भाई साहब साथ तो चल रहे हैं लेकिन दिक्कत कर रहे हैं, क्या दिक्कत कर रहे हैं, अरे कहाँ गया, यहाँ आ जाओ, माइनस आएगा लायबिलिटी, ये यहाँ पे आ गई असेट्स, ठीक है। लायबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड लोन में वो क्या कह रहा है साहब, ये 16,000 है ए के, ये स्टॉक को एडजस्ट करने के बाद कह रहा है साहब, और स्टॉक किस पे जाएगा 80% पे। तो अगर मैं बात करूं 16,000, एक सेकंड बेटा, अठारह 400 का 80%, तो 18,400 इंटू 0.8, 16,000 में से घटा देते 1280 आ गया बेटा। डिफरेंट पेन के साथ ही लिख लेते हैं। और इसका कितने से आ जाएगा साहब, इसका आ जाएगा, अगर आप देखेंगे तो ये ए का कर देता हूँ, बी का आ जाएगा साहब 8,000 है, हाँ 1600 का 50% उसने माफ कर दिया है, तो 7200 आ गया। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर से आ जाएगा 1280 प्लस 7200, 8480, ठीक।
चलिए मैथमेटिकली देख लेना बेटा, कोई गड़बड़ ना हो जाए कहीं पे भी। चलें आगे, हाँ जी सर, आगे आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्या आएगा उसके बाद? नहीं, एक बार वो चार्ज लगाना पड़ेगा मेरे को ना, बैटरी उड़ने वाली, फिर लगा दो बेटा, लगा नहीं चार्ज चलता। आगे देखिए, अनसिक्योर्ड लोन बेटा किस पे लिया? सी ने 25% पे ले लिया। अनसिक्योर्ड लोन तो उसके पास था ही नहीं, किसके पास? बी के पास है नहीं, ए के पास है 8600 का 25%। अनसिक्योर्ड लोन 8600 इंटू 25%, 2150। आगे चलिए, एम्प्लॉई आर इशूड फुल्ली पेड इक्विटी शेयर इन सी लिमिटेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यू। देखिए एम्प्लॉई की सर लायबिलिटी हम लेके आ रहे हैं, लेकिन उनको बदले में इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो यहां पे पता क्या घटना घटेगी? यहां पे तो अमाउंट आएगा ही आएगा। एम्प्लॉय कितने से दोस्त हमने निकाला था ना अमाउंट? 5000, नहीं, एक सेकंड, 3000 और 1800। वही बैटरी लगानी पड़ेगी, एक मिनट रोक के क्लास में करता हूँ। 3000 1800 4800 आ जाएगा एम्प्लॉय, ठीक है। लेकिन यहां पे सर हम जो फाइनली बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, इसको हमने इक्विटी शेयर कैपिटल दी है, तो एक तरीके से एंट्री पता क्या बनेगी? अगर मैं एंट्री की बात करूं तो सेकंड एंट्री में सर ये 2 आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा, लेकिन उसके बाद एक एंट्री और डालेंगे, आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बैलेंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमने सर इसको बदले में इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी। अब आप देखिए, अगर आप एंट्री डालते तो ये 4800 रुपया क्या नेट सेट में आते? हाँ सर बिल्कुल आते, बिल्कुल आते सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साहब जब आप इसको बैलेंस शीट में लेके जाते तो उससे पहले सर आप इसको बदले में क्या करते? इक्विटी शेयर दे देते, तो हम यहां पे ब्रैकेट में लिख लेते सर इक्विटी शेयर कैपिटल इनको मिलेगी, ठीक है। चलिए, स्टेशनरी लायबिलिटी आर टेकन ओवर बाय सी लिमिटेड एट फुल वैल्यू एंड मिसलेनियस क्रेडिटर सर 80% पे। आइए अब यहां पे देखिए बेटा, स्टेशनरी लायबिलिटी में देखिए सर ये फुल वैल्यू पे, अब ये 2200 भी आ जाएगा और 5000 भी आ जाएगा, तो स्टेशनरी लायबिलिटी। अब आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो लायबिलिटी ओल्ड कंपनी के पास 5000 की, लेकिन उन्होंने 7200 में ले लिया, तो ऑटोमेटिक सर हमारी गुडविल कैपिटल पे इंपैक्ट डाल देगी वो। और मेरे भाई सेकंड क्या कह रहा है वो? ये बुक वैल्यू पे है 1000, ठीक। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं, क्रेडिटर्स ने बोला 80% पे। क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्त, 80% पे आएगा 4000 से 1800 का 80%, 1440, 4000 प्लस 1440, 5440, ठीक। अब ये देखिए साहब, ये आपकी असेट आ गई, हाँ सर, 10,200 प्लस 9600, 19,800 की आपकी असेट आ गई। लाइबिलिटी कितने की आई आपकी? 2150 प्लस 4800 प्लस 8200 प्लस 540, 20,590 की। इसमें कुछ रह गया क्या? हाँ रह गया शायद ना, 8 और 2 10 और 4 14, और हाँ कुछ जोड़ने से रह गया बेटा मेरे हिसाब से ना, ऊपर वाला अमाउंट रह गया जोड़ने से ना। 8480 प्लस 2150 प्लस 4800 प्लस 8200 प्लस 5440, 29,070 माइनस आएगा 19,800 से, तो 9270 आ गए साहब नेट असेट, ठीक है। ये नेगेटिव आ गई, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेटा तो 200 की आपकी पीसी पेड आ गई, तो नेट असेट नेगेटिव आ गई 9270, और 200 की सर आपकी पीसी पेड आ गई, ये नेगेटिव है, तो बेटा 9470 की आपकी गुडविल आ जाएगी, ठीक। क्योंकि नेगेटिव असेट ली ना साहब आपने, भैया आप क्या कहते हैं, पीसी पेड माइनस असेट गुडविल आती थी, अभी गुडविल बेटा नेगेटिव हो गया आपकी, ठीक है। ये वाला अमाउंट नेगेटिव हो गया। देखो ऐसे करते थे आप, पीसी पेड 100 रुपये, नेट असेट मान लो 80 है, तो 20 क्या आती थी? गुडविल आती थी। हाँ सर, इसका उल्टा ले लो, अगर मान लो ये 110 होता तो 10 का कैपिटल रिजर्व आता था। अब ये नेगेटिव बेटा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा एक तरीके से, तो 9270 की गुडविल ये हो जाएगी, मतलब कैपिटल रिजर्व नेगेटिव में आ गया एक तरीके से, ठीक है। तो गुडविल कितने से आ जाएगी सर? अगर नेगेटिव कैपिटल रिजर्व है तो मैं आपको ऐसा करता हूँ, इसको और लिख के दिखाता हूँ कि मैथमेटिकली ना पटक जाए कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो नेगेटिव कैपिटल रिजर्व मतलब गुडविल। चलिए, अब हमें बनानी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट पर ऐसी वर्किंग के बेस पे बनेगी, हाँ जी सर। आइए सबसे पहले सर असेट साइड में मैं अब बैलेंस शीट का आइटम लिखूंगा,
ये आ जाएगा एज इट इज, ये आ जाएगा एज इट इज। इसमें सर गुडविल आ जाएगी 9470 की। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आप बैलेंस शीट लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। चलिए लायबिलिटी सबसे पहले क्या आएगा साहब, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अपने कितने से आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा देखिए 200 का तो अपन ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया है, 3000 2000 का अपने इशू किया है, और 4800 का हमने एम्प्लॉय को दिया है, तो 7000 की इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई। रिजर्व वगैरह कुछ है नहीं, सिक्योर्ड लोन यही आ जाएंगे, अनसिक्योर्ड लोन यही आ जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि इसको हमने क्या दे दिया, इक्विटी शेयर दे दिया। ये दोनों चीज़ें यही आ जाएंगी, ठीक। आओ जोड़ के देखते हैं एक बार में, 10,200 प्लस 9470 प्लस 9600। एक चीज़ हो रहा है बेटा, हमने कैश भी तो इशू किया 2000 में, जो शेयर इशू किया 2000 का कैश भी आएगा सब, नीचे लिख लेना उसको, प्लस 2000, 31,270 आ गया। अब इसको देख लेते हैं, 7,000 प्लस 8480 प्लस 2150 प्लस 8200 प्लस 5440, 31,270 आ गया। चलिए मैं 1 मिनट लेकर बेटा इसका आंसर और टैली करा देता हूँ। आपने थ्योरी पर लेना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वाली, ये देखिए बेटा कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, वही सारी वर्किंग कर रखी, ठीक। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंसोलिडेशन का। बेटा आप इसके लिए ना मैंने ना 7-7.5 घंटे की वीडियो देख रहे जिसमें बेटा चेन होल्डिंग है, उसको आप वहाँ से कर सकते हैं साहब, ठीक। मल्टीपल सब्सिडरी भी है और चेन होल्डिंग भी साहब, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। 13 बेटा मैं यहाँ पे नहीं करा रहा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एडजस्टमेंट ही दे रखी साहब आसान से, ठीक है। क्वेश्चन 14 बेटा मैं करा देता हूँ आपको, 1 मिनट लगेगी। अभी ना कुछ दिन पहले ना मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन की एक्स्ट्रा क्लास, मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की क्लास ली थी, जिसमें मैंने SM PM के क्वेश्चन कराए थे, और साथ में दोस्त आपको 4 या 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए थे। तो जो 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए थे मैंने वहां पे लोन टू सब्सिडरी वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक है। अब मेरी बात को बेटा ध्यान सुनना, अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन देती साहब, तो जो भी सर लोन का अमाउंट है उसको आप प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, और सर हर साल आप इंटरेस्ट कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। चलिए ऐसे ही सर अगर मैं बात करूं, ऐसे नहीं, मजा सा नहीं आया, दोबारा बोलता हूं। मेरे को लगा था कि पहले बच्चों ने ऊपर रखा, पता नहीं ध्यान है बच्चों को नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को करा ही देता हूं। चलो एच लिमिटेड अगर HS को लोन देती है तो डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन प्राइस, ठीक है, और बारीकी से बताता हूं सर क्या हो गया बेटा। मैं सोच रहा था यहां से कट लग जाएगा, मैं शुरू से बताता हूं आपको। देखिए क्या होता है, जब भी आप किसी को लोन देते साहब, तो आपके लिए फाइनेंशियल एसेट डेट इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। अगर आप उस पर एमोटाइज कॉस्ट मेथड लगाते हैं तो आप उसे इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं सर फेयर वैल्यू पे, और फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन प्राइस का डिफरेंस सर आप किस में लेके जाते हैं। अगर वो सर लेवल 1 का डिफरेंस है P&L अकाउंट में, और अगर लेवल 2 लेवल 3 एज पर इंडेक्स 113 है, अनअब्जॉर्बेबल इनपुट का डिफरेंस है, तो सर उसको आप क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव इंडेक्स के हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर अगर एच ने एस को पैसे दिए हैं और वो विदाउट इंटरेस्ट या सस्ते रेट पे दिए हैं, तो जो ट्रांजैक्शन प्राइस और आपका जो फेयर वैल्यू है, जो मार्केट रेट के हिसाब से आप डिस्काउंट करेंगे, उसका जो डिफरेंस है आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी बन जाएगा। अगर जैसे आप एम्प्लॉय को लोन देते तो प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट में या इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी बन जाएगा। अगर सब्सिडरी सर होल्डिंग को लोन देती है, सब्सिडरी किसको लोन देती है, होल्डिंग को, तो सर उसके लिए क्या बन जाएगा, वो उसके लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। अगर होल्डिंग सब्सिडरी को लोन देती है और पैसे सर सब्सिडरी को कम मिलते हैं, पैसे तो पूरे मिल गए लेकिन सब्सिडरी की सर जो प्रेजेंट वैल्यू वो कम आती है, तो उसके लिए इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है, इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक। चलिए अब मैं बाकी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार, 30 सेकंड ले लीजिए बेटा, फिर आगे एक्सप्लेन करूंगा। मोटी सी बात मैं बता दूं, आपने यहाँ पे सर सब्सिडरी को अगर लोन दिया है तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी और जो लोन का अमाउंट आएगा वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी इनिशियली बन जाएगा, और सब्सिक्वेंटली सर आप क्या करेंगे, हर साल इंटरेस्ट इनकम अपनी रिकॉर्ड करते रहेंगे, ठीक। चलिए सब्सिडरी कंपनी बुक्स में क्या एंट्री आएगी सर, सब्सिडरी कंपनी में इक्विटी कंट्रीब्यूशन बन जाएगा अगर होल्डिंग लोन देती है, और सब्सिडरी अगर होल्डिंग को लोन देती है तो जो अमाउंट होता है वो उसके लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, और होल्डिंग के लिए डिविडेंड इनकम बन जाती है, ठीक। सर हम समझ गए आप ये कहना चाह रहे हो, इनिशियल डेट पे अगर ट्रांजैक्शन प्राइस और आपका जो फेयर वैल्यू आता है, जो पीवी निकालते हैं, उसका जो डिफरेंस है, होल्डिंग अगर लोन देती है तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, सब्सिडरी के लिए इक्विटी कंट्रीब्यूशन बन जाएगा, सब्सिडरी अगर लोन देती है तो उसके लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, और होल्डिंग के लिए डिविडेंड इनकम बन जाएगी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सर वो नॉर्मली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा जैसे मार्केट में बनता है, तो उसके लिए सर जिस कंपनी ने लोन दे रखा है उसके लिए वो एज ए इंटरेस्ट इनकम उस पर रिकॉर्ड करता रहेगा, और जिसने सर लोन दे रखा है वो तो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट इनकम रिकॉर्ड करता रहेगा, जिसने लोन ले रखा साहब वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए साहब, एस लिमिटेड इशूड रिडीमेबल प्रेफरेंस से टू इट्स होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड, ठीक है।
सर उसने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया, होल्डिंग ने मतलब पैसा इन्वेस्ट कर दिया। द टर्म ऑफ द इन्वेस्टमेंट हैव बीन समराइज्ड बिलो, एनालाइज द गिवन सिचुएशन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे साहब तो आपने आज 5 करोड़ का लोन दे दिया, मार्केट रेट सर ये है, पी फैक्टर ये है, तो आप पता क्या करेंगे, 3 साल का लोन दिया तो 5 करोड़ इंटू 0.7118। बेटा ये जो डिविडेंड है ना बड़ा माइनर अमाउंट है, ये इग्नोर कर देंगे हम लोग ना, ये आ जाएगा सब 3,55,90,000। तो आप होल्डिंग कंपनी एंट्री क्या करेगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एसेट, ठीक है, ठीक, फाइनेंशियल एसेट डेट इंस्ट्रूमेंट के नाम से सर इसको डेबिट कर देगी, और साथ में सर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कितने से, इसका जो डिफरेंस आएगा -5 करोड़, 1,44,10,000 और 2 सर आ जाएगा आपके पास बैंक, आपने दे दिया, ठीक है, बैंक दे दिया। उसके बाद सर इसके ऊपर एमोटाइज कॉस्ट मेथड लगाएगी, टेबल बनाएगी सब, 3,55,90,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो 3,55,90,000 इंटू 12%, तो सर ये इनकम आ जाएगी प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट या इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर सर या फाइनेंशियल एसेट प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू आपका इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। इसके बाद जोड़ देंगे इंटू 12%, ये सर सेकंड ईयर की इनकम आ जाएगी, जोड़ देंगे, ठीक। थर्ड ईयर में सर हम क्या करेंगे, 5 करोड़ में से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि लास्ट का इंटरेस्ट जो आता है वो राउंडिंग ऑफ की वजह से आता है, 5 करोड़, हाँ जी, ये आ जाएगा बेटा 53,55,000 इनकम आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद पेमेंट वापस आ जाएगी। आइए मैं इसकी एंट्री एक बार टिक करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो आपको दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है साहब, एक बार मैं इसको टिक करा देता हूँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चन को। ये देखिए बिल्कुल नहीं घबराना बेटा, मैंने तो आपको जो 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए थे ना उसमें लोन टू सब्सिडरी काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर लोन रीपेबल ऑन डिमांड है तो उसको हम क्या करेंगे, ठीक, वो सब उसमें देख लेना बेटा आप क्लास में ना, यूट्यूब का लिंक मैं इसमें दे दूंगा, सारे जो मैंने लिंक वाले पक्का दे दूंगा साहब यहाँ पे। ये देखिए बेटा ध्यान से ना, ये इंटरेस्ट आ जाएगा, आपने सर ये इन्वेस्टमेंट कर दी, ये आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के नाम से दिखा दिया, फाइनेंशियल एसेट के नाम से भी इसको दिखा सकते हैं साहब, ये हर साल आप इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर देंगे और बाद में पैसा वापस आ जाएगा, ठीक। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना बेटा आपका शेयर बेस्ड पेमेंट का, मेरे हिसाब से बेटा एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है सर, बस आपने क्वेश्चन अच्छे से समझना है। मैं इसको प्रॉपर डायग्राम एक्सप्लेन, मतलब डायग्राम के साथ सर प्रेजेंटेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक। 1 मिनट ले लीजिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन ये भी ना। बेटा 1 के 1.5 मिनट ले लीजिए, मैं थोड़ा चार्जर हिल रहा, चार्जर एडजस्ट कर देता हूँ तब तक, ठीक है। पढ़िए आप आराम से इस क्वेश्चन को। पढ़ लिया ना बेटा क्वेश्चन। आइए जैसे हमने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाला क्वेश्चन किया, इसको भी आराम से करेंगे अच्छे से।
देखिए क्या लिखता हूं, 1 अप्रैल 18 को सर एक्स ने 200 स्टॉक ऑप्शन ग्रांट कर दिए 300 एम्प्लॉय को, जो कि 3 साल के बाद वेस्ट होंगे, प्रोवाइडेड द एम्प्लॉय आर इन सर्विस एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर। ठीक, एक काम करते हैं, इसमें एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं साहब, और इस चैप्टर को डायग्राम से ही किया करो, ज़्यादा क्लैरिटी तभी आती है, अदरवाइज सर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन और गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। 1 अप्रैल 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21। एक चीज़ याद रखना बेटा हमेशा ना, फेयर वैल्यू ग्रांट डेट की लेके चलते हैं, ठीक है सर, और जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेके चलते हैं ना वो ईयर एंड के नहीं लेके चलते, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू सेटल करके चलते हैं साहब। ठीक, और वो जनरली बेटा कब के होते हैं, वेस्टिंग पीरियड के बाद के होते हैं। आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, द एक्सरसाइज प्राइस पर ऑप्शन इज 60। ओके, अब उसने कुछ हमें बताया साहब यहाँ पे ना, वो कहता है एक्सरसाइज प्राइस 60 रहेगा। कब? अगर आउटपुट जो है वो 100 से 120 यूनिट की रेंज में रहेगा। तो एक काम करते हैं, ऐसे मजा सा नहीं आएगा, हम एक काम करते हैं, टेबल बनाते हैं, आउटपुट कितना होना चाहिए, एक्सरसाइज प्राइस उसके हिसाब से कितना होगा, और फेयर वैल्यू कितनी होगी। ठीक, क्योंकि अगर आउटपुट के हिसाब से वो फेयर वैल्यू डिटरमाइन करे और एक्सरसाइज प्राइस फिक्स कर दे चलेगा, लेकिन अगर आउटपुट के हिसाब से वो एक्सरसाइज प्राइस चेंज करता तो फेयर वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। कहता साहब 100 से 120, तो एक्सरसाइज प्राइस 60 रहेगा, 50 हो जाएगा 121 से 130, और 40 हो जाएगा अबव 130। ठीक, चलिए, वो कहता साहब फेयर वैल्यू जो है 50 है अगर एक्सरसाइज प्राइस 60 है, ओके, 40 है अगर ये 50 है, ओके, 30 है अगर एक्सरसाइज प्राइस 40 है। ठीक, चलिए, तो हमें फेयर वैल्यू किस हिसाब से लेनी साहब, हमें लेनी है साहब इस हिसाब से कि हमारे पास आउटपुट एक्सपेक्टेड टू एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर कितना रहेगा, वेस्टिंग पीरियड के बाद। ठीक, एक्सपेक्टेड टू एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर, ध्यान रखना। 31 मार्च को 20 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, ओके, एम्प्लॉय अपने पास 300 है, 200 स्टॉक ऑप्शन है। ठीक है, 300 में से भाई साहब 20 ने छोड़ दिया तो कितने आ गए, 280। अब हमें ये देखना पड़ेगा एक्सपेक्टेड टू लीव कितने हैं, उसकी वर्किंग में नीचे कर लेता हूँ। ठीक, एक्चुअल एवरेज अर्निंग एनुअल आउटपुट पर एम्प्लॉय इज 115। ओके, आउटपुट 115 है। X Limited expect that it is most likely that the average output will be 120 over the 3 year. Okay, आउटपुट जो एक्सपेक्टेड है वो 122 हो जाएगा, तो हमें तो एक्सपेक्टेड चाहिए, चल भाई तू जोड़, इस तेरा कोई यूज नहीं है। ठीक है, और 30 एम्प्लॉय और छोड़ देंगे अगले 2 सालों में, तो 280 माइनस 30, 250 आ जाएगा। चलिए, 31 मार्च 20 को 25 एम्प्लॉय ने छोड़ दिया। अब सर हमारे लिए जो रेलिवेंट है 280 है, इसमें से 25 ने छोड़ दिया तो 255 बच गए। ठीक है, एक्चुअल एवरेज आउटपुट सर पर एम्प्लॉय 132 है। ठीक है, आउटपुट 132 है बेटा, मैंने अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर पढ़ने में, आपको भी और खुद भी पढ़ रहा हूँ सब। एक्स लिमिटेड एक्सपेक्ट दैट इट इज मोस्ट लाइकली दैट द एवरेज आउटपुट विल अबव 130 यूनिट ओवर द 3 ईयर्स। ओके, वो कह रहा है जो आउटपुट आएगा ना एक्सपेक्टेड, वो मोर देन 130 आएगा, तो कोई भी रख लो सर, दोनों सेम कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ बात करूँ तो बेटा यहाँ पे 122 एक्सपेक्टेड है, तो फेयर वैल्यू में 40 लेके चलूँगा, यहाँ पे फेयर वैल्यू में 30 लेके चलूँगा सब। ठीक, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस 40 मंगाऊंगा ना उस हिसाब से उससे, और 10 एम्प्लॉय और छोड़ देंगे। आओ भैया 10 और छोड़ देंगे, 245। लास्ट में वो कह रहे सर 15 एम्प्लॉय ने छोड़ दिया और आउटपुट सिर्फ 112 रह गया। ओके, यहाँ पे 112 तो आउटपुट रह गया और 15 एम्प्लॉय ने और छोड़ दिया, पक्का 15 ने छोड़ा ना, हाँ जी। 25 280 में से 25 गए 260, एक मिनट बेटा मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, 280 माइनस 25 छोड़े थे 255 और एक्सपेक्ट थे 10, ठीक है 245, यहाँ पे 15 और छोड़ देंगे 240, तो 112 है, तो सर फेयर वैल्यू 50 रुपये के हिसाब से लेके चलेंगे। मैं नीले पेन से लिख देता हूँ, 30 40 ये फेयर वैल्यू होगी, एम्प्लॉय को ये एम्प्लॉय हो गए साहब, और 200 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में लिखता साहब खर्चा बताइए हर साल कितना निकाले। देखिए पहले साल देखिए 31 मार्च 19 को कितने एम्प्लॉय है, 250, ईसोप सबको 200 मिलेंगे। ठीक है, फेयर वैल्यू कितनी से आ जाएगी साहब, 40 से 3 साल,
तो ये आएगा 250 इंटू 200 इंटू 40 डिवाइड बाई 3, 6,66,667। ओपनिंग जीरो है, 666। चलिए 31 मार्च अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 को देखिए कितने हैं, 245 इंटू 200 इंटू 30, 3 और 2, सोल्व कीजिए बेटा इसको ना। 245 इंटू कितने से आएगा, 245 इंटू 200 इंटू 30 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 9,80,000 माइनस आएगा 3,13,333। 31 मार्च 21। 245 में से कितना आएगा साहब, अरे यहाँ निकाल रखा था कम, 240। 200 पूरी वर्किंग करके मैं नीचे देख रहा हूँ, डायग्राम का क्या फायदा हुआ फिर, डिवाइड बाई 3 इंटू 3 माइनस 9 से 24 लाख, तो 14,20,000। चलिए बेटा एक बार आंसर टैली कर लेते इसका। चलिए दोस्त, चलिए हाँ जी सर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड का, इसके बाद के क्वेश्चन में बेटा कोई दम है नहीं, सारे क्वेश्चन इसके बाद बिल्कुल डुप्लीकेट क्वेश्चन है। फिर भी मैं 10-10 20 20 सेकंड लगा दूंगा साहब उनके ऊपर, ठीक। पढ़िए बेटा म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन पढ़िए, 30 सेकंड ले लीजिए। चलें जी सर, आइए। Investor Mutual Fund is registered with SEBI and it's having registered office at Pune. The fund is in the process of finalizing the annual statement of account of one of its open-ended scheme. From the following furnished below, you are required to prepare statement showing the movement in the unit holder fund. बट हमें मूवमेंट दिखानी है, तो ओपनिंग ये आ गया, नेट इनकम ये आ गया, फंड इशूड बेटा फेस वैल्यू लेके चलते हैं हम लोग, 100 रुपये फेस वैल्यू, तो 1000 में आएगा 805020, ठीक है। रिडीम कर दिया साहब, फेस वैल्यू से रिडीम कर देंगे 25230, लेकिन सर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इशू और रिडीम पे प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। तो यहाँ पे तो सर हमें प्रॉफिट हो गया 96,500 माइनस 85,020, 11,480 का यहाँ तो प्रॉफिट हो गया। यहाँ प्रॉफिट हो गया क्योंकि हमें रिडीम कम करना पड़ा है, 3910 का। तो ये जो प्रॉफिट है कितने से आ जाएगा, 15,390 से। तो जो इसका आंसर आएगा बेटा, इंस्टीट्यूट में इसके आंसर में ना ये माइनस करके दिखा दिया, शायद गलत हो गया उनसे ना अर्थमेटिकली, ठीक है। तो 12 लाख प्लस 85,000 प्लस 85020 माइनस 75230 प्लस 15,390, 13,10,180। चलिए ये आ जाएगा बेटा। इसमें अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे ना तो छोटी सी प्रॉब्लम होगी, ये आई थिंक अर्थमेटिकल एरर है साहब। ये देखो 3910 इन्होंने माइनस करके दिखा दिया, और इसको अगर आप डबल करके देखेंगे ना, माइनस 3910, एक तो हमने ऐड कर दिया, दूसरा इन्होंने माइनस कर दिया, तो बेटा यही आंसर आ गया, ठीक। चलिए बेटा नेक्स्ट आपका वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का क्वेश्चन है, जहाँ पे सर आपके पास दो ग्रोथ है, मतलब दो तरीके से वैल्यू करना अपनी वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, एक अर्निंग मेथड के बेस पे डिस्काउंटेड और एक कैश फ्लो के बेस पे। तो बेटा जो आपको ये अर्निंग दे रखी है, ग्रोथ रेट ये आप क्या करेंगे, इसके हिसाब से ले लेंगे साहब, और इसमें इसके हिसाब से ग्रोथ रेट ले लेंगे, ठीक है। बाकी बेटा क्वेश्चन कुछ है नहीं इसमें, जीवी के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ईवी के क्वेश्चन बेटा बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन है, बस जो आप फाइनेंस लीवरेज निकालते हैं, चलो मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। फाइनेंस लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT माइनस EBT, एक मिनट, EBIT
माइनस EBIT माइनस इंटरेस्ट, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। और इसके आप एक काम करो ना, 10-20 सेकंड लेके पढ़ लो इसको, करा ही देता हूँ फिर मैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए इंटू आएगा 1.4। EBIT बेटा कितने से देखना, नहीं दे रखा, बट इंटरेस्ट कितने से दे रखा आपको, 400 का 10% 40 आ जाएगा, इस 1.4। अब इक्वेशन सोल्व करते हैं तो 1.4 आ जाएगा, 40 इंटू 1.4 डिवाइड बाई 0.4, 140 आ गया बेटा EBIT ना। तो हम लोग क्या करते साहब, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैसे निकालते साहब, हमारा फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कैपिटल इंटू रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑपरेटिंग कैपिटल अभी कितनी है साहब, 400 तो डिवेंचर है, और ये आ गया साहब 700 आ गया, इंटू रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल कैसे निकलता है, नो पैड डिवाइड बाई ऑपरेटिंग कैपिटल। नो पैड कैसा कितना सर अपना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट सर 140 है, माइनस 30% टैक्स का रेट है, तो 4298 आ जाएगा, 98 डिवाइड बाई 700, 98 डिवाइड बाई 700, ये आएगा 14%। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने से, 7.5% इक्विटी का है, और डेट का सर आपका है 10% है, नेट ऑफ टैक्स सर 7% आ जाएगा। अब टोटल कैपिटल सर आपकी 4 डिवाइड बाई 7 मतलब 70 है, 700 है, जिसमें से इक्विटी आपकी सर 300 है, इंटू 3/7, तो 17.5 डिवाइड बाई 7 इंटू 3, चलिए 7.5। आराम से बेटा कूल होकर पेपर देने आपने, और ये मान के कि जैसे पहली बार पेपर दे रहे हैं, बिल्कुल आराम से जाना, जो गलती बेटा पहले हुई इनको रिपीट नहीं करना, सबसे बड़ी गलती है कॉन्फिडेंस लूज की, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं करना इस बार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपने ना। 11.5% बेटा, ये आ जाएगा 24.5, नहीं कुछ गड़बड़ होगी, 2.5 है ना, ये मैं 3.5 ले गया, सॉरी सॉरी बेटा कुछ गड़बड़ होगी, 14 माइनस 11.5, 2.5 इंटू 700, 17.5 आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी का अपने आप देख लेना। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड ब्लेस यू। और हाँ, चलते चलते एक बात बोलूँगा बेटा, बिल्कुल पॉजिटिव है ना, आराम से पेपर देना, इस बार निकल जाएगा, ठीक है, चलिए।